3 अक्टूबर का है आज शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ एक दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन का ट्रेड। लेकिन इस 2 दिन में या फिर मैं बोलूँगा एक छुट्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो गया। बदलाव ग्लोबल फ्रंट पे हुआ, बदलाव थोड़ा हमारे कल्चर के अंदर भी हुआ क्योंकि अब श्राद्ध खत्म होके नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। और आज इस पावन बेला पर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अलग अलग तरीके से ये शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप वहाँ पे इसका अलग ही रंग रूप देखते हैं। अगर आप गुजरात या महाराष्ट्र में हैं यहाँ तो डांडिया का फ्लेवर आपको मिलता है। और अगर आप साउदर्न इंडिया में हैं तो माँ दुर्गा की अलग ही रूप में पूजा होती है। कुल मिला के भाव और सारी चीज़ें वही रहती हैं और उसका पूरा लाभ सभी मैं बोलूँगा श्रद्धालुओं को अच्छे से मिलता है। तो ये 10 दिन चलने वाले नवरात्रे हैं और उसके बाद फिर दशमी भी हम इसी चैनल पे आपके साथ मनाएंगे। खैर, जो मैं बदलाव की बात बोल रहा था वो 2 इम्पॉर्टेंट बदलाव हैं, वो आपको 4 विंडो के ट्रिगर के अंदर भी दिख जाएंगे। इसलिए मैं उसी ट्रिगर के साथ कार्यक्रम की जरा शुरुआत भी कर रहा हूँ, आप भी उसको देखिएगा। वो ट्रिगर्स में क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, पहले तो ग्लोबल गिफ्ट निफ्टी इस समय जो थोड़ा नीचे है उसकी वजह आपको स्क्रीन पर दिखेगी और उसकी वजह इनफैक्ट मैं बोलूँगा साथ में ही लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट है F&O में जो बदलाव हुए हैं। 6 नियम हैं एक्चुअली में, नियम में से 2 नियम ऐसे हैं, इनफैक्ट 3 नियम मैं बोलूँगा, जो कि 20 तारीख से हो रहे हैं और उसके बाद कुछ नियम तो अगले साल होंगे। लेकिन बाज़ार को ये काफ़ी हद तक पता ही था। और एक और पॉइंट मैं बोलूँगा, सेबी की बोर्ड बैठक में ये फैसला होना चाहिए था लेकिन 24 घंटे बाद ये सर्कुलर जारी किया गया। हमारे पास पुख्ता जानकारी थी कि F&O को लेकर 100% कोई ना कोई पॉइंट आएगा। जब नहीं आया तो हमें बड़ी निराशा हुई कि ऐसा क्या हो सकता है, कैसे क्यों हुआ। लेकिन 24 घंटे नहीं लगे, हमारी निराशा हमारे सोर्सेज की काबिलियत को बताने के लिए सक्षम थी कि उन्होंने बताया था कि F&O को लेकर 100% आएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, और वो आया भी। इस पर हम विश्लेषण करेंगे। दूसरा, FIs ने फिर से हल्की फुल्की बिकवाली की है, उनका पूरा एनालिसिस होगा। साथ ही लास्ट वाली जो खबर है इसमें कुछ CBS के रिगार्डिंग है और कुछ मैरिको डाबर के रिगार्डिंग खबर है, वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी अहम हैं, आपके लिए हम नोटिस करवा रहे हैं। तो आगे बढ़े कार्यक्रम में। सृष्टि कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को आज जोड़ेंगे, साथ ही अभिषेक भी आज मेरे साथ होंगे। 2.5 घंटे के लिए हमको अपने साथ ही रखेंगे ताकि मेहमानों से अपने क्वेश्चंस कर पाएँ और आपके लिए इंटेलिजेंटली जो चीज़ रखनी है वो रख पाएँ। आप दोनों मेरे सहयोगों को भी नवरात्र की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ दुर्गा आप सबके सारे कष्ट और विघ्नों को हरे और आपको खूब तरक्की और हेल्थ और वेल्थ दोनों ही दे। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को भी। तो सृष्टि, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डिम्पी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, हमारे सभी दर्शकों को, और आप दोनों का स्वागत है मुंबई में। थैंक यू। हमारे लिए एक खास दिन आ रहा है जो कि कल होगा और उसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो बरकरार है। बिल्कुल। तो अब कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाएं, हम ग्लोबल मार्केट्स पे बढ़े। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ते हैं। और डिम्पी, मैं ये भी बता दूं कि हर दिन अगले आने वाले 9 दिन एक कलर फॉलो होता है। हाँ। तो देखिए, आज तो मैंने वो कलर फॉलो कर दिया, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी किसी दिन एक कलर तो फॉलो करेंगे। तो आपकी बात को रखते हुए कल से ही लागू। कोई इसमें से कलर ब्लू है सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, किसी एक दिन तो ब्लू जरूर है, तो जरूर उस पर नजर रहेगी। पर आज का दिन है येलो, तो हम देखते हैं कि ये 9 दिन जो है हर एक दिन, और मुंबई में खास तौर से ये एक्साइटमेंट फॉलो जरूर होती है क्योंकि गरबा नवरात्रि का जो जोश है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। पर चलिए अब मार्केट्स पे वापस लौटते हैं। और मार्केट्स पे अगर हम बात करें तो हालांकि आज जो ग्लोबल संकेत हैं वो बहुत ख़राब नहीं है, पर गिफ्ट निफ्टी, जैसे कि डिम्पी बता रहे थे कि कई सारे ट्रिगर्स हैं जिनके चलते जो है आपको फिलहाल जो है 250 अंकों से ज़्यादा की वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए सबसे पहले समझें कि क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद थे तो पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली और साथ ही कमोडिटीज़ ने किस तरीके से रिएक्ट किया, और अभिषेक से समझेंगे विस्तार से कि क्या कुछ एक्शन देखने को मिला। तो अभिषेक, ओवर द हॉलीडे अगर हम बोले तो कई सारे न्यूज़ फ्लोज रहे ईरान इजराइल को लेकर, क्या कुछ एक्शन रहा यूएस बाजारों में और साथ ही कमोडिटीज में क्या एक्शन देखने को मिला? यूएस को सृष्टि छोड़ देते हैं, मतलब आज शुरुआत फिर से एशिया से कर लेते हैं और दरअसल 5 ट्रिगर आपके सामने हम लेकर आते हैं जहां पर आज बाजारों की नजर रहेगी। वो 5 ट्रिगर नेगेटिव हैं। वैसे आज देखिए नवरात्र की शुभ शुरुआत हो रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 250 अंक आपको नीचे दिखेगा। ब्रेंट क्रूड का भाव है जो है वो है $75 के, फिर से ऊपर निकल गया है। और ये तब हुआ है जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ी है।
इजराइल पर ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट में संघर्ष फिर से बढ़ गया है, तनाव बढ़ा है। जिस बात की आशंका थी कि क्या इस संघर्ष में जो लेबनान के बीच में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ये चल रहा था, क्या इसमें ईरान शामिल होगा, वो हो गया और उन्होंने इजराइल पर हमले किए हैं, ताबड़तोड़ करीब 180 मिसाइलें दागी हैं। और उसके बाद तनाव ये बढ़ गया कि क्या ये जो संघर्ष है क्या और बढ़ेगा, क्या बड़ा रूप अख्तियार करेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर सख्ती भी हुई है, सेबी के इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार तीसरे दिन बिकवाली है, ये भी बाजार के लिए एक बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर हम कहेंगे। और जीएसटी कलेक्शन, मतलब ये हमने देखा था कि लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अभी 3 साल के निचले स्तर पर आंकड़ा है, 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 200 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इजराइल पर। अब देखना होगा कि इजराइल का यहां से किस तरह का स्टांस होता है, लेकिन निश्चित तौर पर संघर्ष वहां पर बढ़ गया है और कच्चे तेल को उसने हवा दी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वक्त और जगह हम तय करेंगे और ईरान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वो डी एस्केलेशन के नहीं आ रहे, मतलब और ये बढ़ने के ही संकेत मिल रहे हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में करीब 250 अंकों के आसपास की ये कमजोरी है और क्रूड का भाव भी ऊपर गया है। तो हमारे लिए चीजें नेगेटिव फ्रंट पर आ रही हैं। अमेरिका को अगर देखेंगे तो वहां पर हमने जरूर कल के सत्र में देखा कि थोड़ी सी मजबूती वहां पर रही है, लेकिन वो फैक्टर आज हमारे लिए काम नहीं करेगा सृष्टि। आज निश्चित तौर पर हमारे लिए जो ट्रिगर है वो है मिडिल ईस्ट, उसके बाद क्रूड का बढ़ना और एफआईएस की लगातार बिकवाली और एफएनओ को जो लेकर नए रूल्स आए हैं उस पर भी हम आगे फोकस करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से और ये समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, एफएनओ को लेकर जो चेंजेस हुए हैं ना सेबी की तरफ से उस पर फोकस कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके एफआईएस की बात करेंगे और एफआईएस के बाद हम निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करेंगे। डिम्पी, हम इस बात की आशंका हम जाहिर हम लोग कर भी रहे थे कि ये कुछ आने वाला है सेबी की तरफ से और वो आ गया कि रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए एफएनओ के जो लगातार हम वॉल्यूम बढ़ते हुए देख रहे थे, वहां पर पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देख रहे थे, उसको लेकर ये सेबी ने पूरा इंतजाम किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं और वॉल्यूम के लिहाज से कितना बड़ा ये डैम्पनर होगा मार्केट में? देखिए, ये पॉइंट तो सच है कि जब देश के वित्त मंत्री बोलें, देश के गवर्नर बोल दें, आरबीआई गवर्नर बोल दें और खुद सेबी चेयरपर्सन बोले और वो ना आए, ऐसे कैसे हो सकता था? तो उस दिन भी हमने यही बात उठाई थी कि उस दिन मूड और माहौल नहीं था। जिस दिन सेबी की बैठक चल रही थी, बाहर तो प्रदर्शन हो रहा था और बहुत लंबे लंबे नारे लगाए जा रहे थे और उसके बाद वो मैराथन बैठक हुई। मेरे पास जो जानकारी है वो सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और रात को 9 बजे तक सर्कुलर जारी नहीं किया गया था। आप ये सोचिए, 11 घंटे की बैठक में भी नहीं आया, तो अगले ही दिन आ गया, जबकि उसके बाद छुट्टी भी थी मार्केट की, यानी कि कल आप छुट्टी पे थे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इस मैटर की संजीदगी कितनी है। भले ही थोड़ा इसको डिले करना पड़ा हो 12-13 घंटे, लेकिन ये रखना ज़रूर पड़ा। अब मैं एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स पे आता हूँ कि सेबी का ये पूरा मामला क्या है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे और क्यों करना चाहती हैं। देखिए, एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या सेबी ने ही कोशिश नहीं की थी, क्या एक्सचेंजेस ने कोशिश नहीं की थी कि डेरिवेटिव्स को इस देश में बढ़ाना है? बढ़ाने की कोशिश तो उन्होंने की, उन्होंने वीकली एक्सपायरीज लेके आए, उन्होंने ही मार्जिन्स के रेट तय किए, उन्होंने ही बताया कि इंडिया के अंदर इस तरह का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी डेवलपिंग मार्केट्स हैं, डेवलप्ड मार्केट इनफैक्ट, उन सब में ऑप्शंस का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो उस बड़े पैमाने को टच करने के लिए या उसी तरह के तर्ज पे लाने के लिए इंडिया में एफ&ओ को बढ़ावा दिया गया। उन्हीं एक्सचेंजेस ने दिया, उन्हीं सेबी ने दिया, जिन सेबी और एक्सचेंजेस ने अभी अपनी पॉइंट रखे हैं। और ये बात बहुत खुशी से मेरे को बताने में होगी कि इंडियन मार्केट्स के अंदर उसको हाथों हाथ भी लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई फिर? जब बढ़ाया गया, बढ़ गया, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक सेगमेंट खराब हो गया, उस सेगमेंट को कहते हैं रिटेल। और ये सेबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में FY22 से लेकर FY24 के अंदर 93% लोगों ने, रिटेलर्स की बात बोल रहे, लोग मतलब रिटेलर्स ने पैसा गंवाया है मार्केट के अंदर। यही रिटेलर्स का 93% इंस्टीट्यूशनल और बड़ी बड़ी लॉबी, हेज फंड्स के लिए, इन सब के लिए बड़ा पैसे के रूप में काम किया। और इसके पीछे के मैं पर्पस बता देता हूं, जो भी सेबी ने नॉर्म्स चेंजेस किए हैं, इसके पीछे 2 मेन पर्पस है। वो आप और मैं जिससे रोज जूझते हैं और बैंकर्स भी जूझ रहे हैं, वो है सेविंग्स। आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैसा जो आप सेविंग के लिए पहले बैंकों में डालते थे, वो पैसा घूम के मार्केट के अंदर आ गया
और उसका जो शक्ल बनी वो सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग वाली शक्ल बनी। तो इसलिए सभी को ये भी समझ में आता है कि ये जो पैसा है हाउस होल्ड सेविंग्स का और गैम्बलिंग का, ये नहीं जाना चाहिए, इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए फटाफट फैसले लिए गए। 6 फैसले हैं, एक एक करके मैं फैसले आपकी स्क्रीन पर रखता जाऊंगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या और कैसे है जरा बताता जाऊंगा। स्क्रीन पर आप दिखाते जाइएगा। पहला पॉइंट जरा आप जल्दी जल्दी दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा, यही पहले 1 मिनट के लिए ये रखेगा। अपफ्रंट प्रीमियम को बढ़ाने की बात की गई है जो कि 1 फरवरी से होगा। ये अपफ्रंट प्रीमियम क्या होता है? अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब यह है कि आपसे पहले पैसा ले लिया जाएगा और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे। होता क्या है कि अगर आपके पास ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपका पैसा तो सीधा कट जाएगा। अगर आपके पास ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी ब्रोकर से आप कनेक्टेड है, 1 मिनट के लिए वही खबर रहिएगा, हाँ, जहां पे अपफ्रंट लिखा हुआ है, एक एक करके चलाना है ये वाली प्लेट। तो अपफ्रंट पेमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, अगर आप ब्रोकर से कनेक्टेड है तो आपको पेमेंट शाम तक भी दे सकते हैं। ब्रोकर आपसे कहता है कि ठीक है सौदे पंच कर लो, शाम को जो हमारा लेना देना होगा हम उसको 0-0 कर लेंगे। तो ये अपफ्रंट पेमेंट जो है 1 फरवरी को इसका एक नियम ये लागू हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि रिटेलर्स के पास आपको शाम को सेटलमेंट की जगह पहले पैसे लाओ, पैसे होंगे तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा उनका रुझान रिटेलर्स का कम होगा। दूसरा पॉइंट, अब जरा दूसरा वाला पॉइंट लगाना, फिर राजेश पालेवे को भी जोड़ेंगे अपने साथ फोन लाइन पे। कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा, ये 1 फरवरी 2025 से होगा। ये कैलेंडर स्प्रेड क्या है? कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है कि जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके उसकी अलग अलग डेट्स में हेजिंग करते हो, कहीं पे बाय कहीं पे सेल, तो पूरा एक कैलेंडर यानी कि पूरा एक आपके सामने खाका खींचा होता है, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप उसका स्प्रेड को इस्तेमाल करते हो। तो ये कह रहे हैं कि हम 1 फरवरी से उसको भी बंद कर देंगे। ये 2025 की बात मैं बता रहा हूँ। तीसरा लेके आइए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है वो है पोजीशन का इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। ये होगी बाद में 1 अप्रैल 2025 की, लेकिन इसके लिए 4 फेजेस बनाए जाएंगे, 4 डब्बे बनाए जाएंगे। उसमें से ये रखा जाएगा कि कब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कब बहुत ज़्यादा कम ट्रेडिंग हो रही है, और किस रूप में हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। अगला पॉइंट्स लेके आइए तो जरा पोजीशन के इंट्राडे मॉनिटरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बढ़ोतरी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि आपका लॉट का साइज कितना है। तो लॉट का साइज जो पहले 5 से 10 लाख के बीच में हुआ करता था, मैं एवरेज 7.5 लाख कर देता हूं, तो इस 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज को सीधा 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। अभी जो आप बैंक निफ्टी, मैं जीरोधा के एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप जीरोधा के क्लाइंट है तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को खरीदने जाते हैं तो आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख रुपया डालो, एक निफ्टी या एक बैंक निफ्टी आपको मोटा मोटी मिल जाती है। लेकिन ये अपफ्रंट प्रीमियम अगर बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा, तो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक लॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेने के लिए। तो ये अपफ्रंट मार्जिन है। और इसके बाद जो दूसरा प्लेट लिखा हुआ है वह एक एक्सचेंज पे एक एक्सपायरी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 समथिंग। और अब मार्केट में भी कुछ ऐसा हो रहा है, अभी एक्सचेंज है तो आपके पास अगर आपका एक्सचेंज है तो आप एक एक्सपायरी करो। आप क्यों जैसे मैं एनएससी का एग्जांपल बताता हूँ, एनएससी की मंगलवार को फिन निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, 3 एक्सपायरी तो 3 दिन लगी हुई होती है। तो आप, उन्होंने बोला भी एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी कर दो। आपको डिसाइड करना है कि आप बैंक निफ्टी करवाना चाहते हो कि आप निफ्टी कराना चाहते हो। ये एक्सचेंजेस के हाथ में छोड़ दिया है। एक और स्टेप भी मैं इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं जरा वो भी फटाफट से पढ़ देता हूं कि एक्सपायरी के दिन आपको मार्जिन ज्यादा देना होगा। टिपिकली वैसे भी एक्सपायरी घटकर कम हो जाएंगी और जो कम एक्सपायरी होगी उसमें 2% का एडिशनल लॉस मार्जिन लगाने की बात है। वो शॉर्टिंग पे हो रहा है एक्चुअली में, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो एनकरेजमेंट घट जाएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे। राजेश पालविया से एक बार सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट हम वापस से आपके सामने क्लियर करेंगे। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी नियम आए हैं इसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा, एक तो ये, और दूसरा जिसके लिए किए जा रहे हैं रिटेलर्स के लिए, उस पर कितना इम्पैक्ट होगा। मॉर्निंग डिम्पी जी। तो देखिए मार्केट पे अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम डेफिनेटली कम होंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये एक मोटा ये सारे नियमों के जो बदलाव हुए हैं उसके चलते ये एक बात क्लियर समझ में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंसर्न रिटेलर्स को
के जो लॉसेस है उसको बचाना था, और उसके लिए काफी समय से कंसल्टेशन पेपर पे काफी चर्चा हुई। और आपका चैनल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि रिटेलर इस बाजार में पैसा कमाए, ना कि खोए, और डेटा क्लियर दिखा रहा है कि सारे कुछ मेजर्स या अलार्म जो भी सेबी ने कंसर्न रेज की, उसके बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा था। तो अभी हमें लगता है कि ये सारे मेजर्स से रिटेलर्स थोड़े दूर होंगे मार्केट से, क्योंकि अब कैपिटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे जो दो चेंजेस लगे हैं उसमें वन एक्सपायरी वन एक्सचेंज, ये एक स्पेकुलेशन जो एक्टिविटी थी डे टू डे बेसिस पे एक्सपायरी के दिन प्ले करना ऑप्शंस में, वो एक्टिविटी जरूर थमेगी, जिसके चलते वॉल्यूम्स भी कम होंगे और रिटेलर्स को कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी जो रोज आके वो मार्केट में एक्सपायरी के दिन पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब बढ़ेगी, मेजर जो एक्टिविटी देखने को मिलती थी एक्सचेंजेस में, एफ&ओ में, वो इंडेक्स में ही होती थी, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है, उसके चलते भी अब मार्जिन डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा। और डेटा में भी दिखता है कि मेजर जो लॉसेस हुए हैं वो 1 से 2 लाख रुपए के आसपास मैक्सिमम लॉसेस, जो ब्रेकेट है, जो 2-2 लाख रुपए जो लॉस किए हैं रिटेलर्स ने इतने 2-3 साल के जो डेटा आए उसमें, तो वो ये दिखता है कि जो छोटी कैपिटल है वो कहीं ना कहीं मार्केट में वाइप आउट होती है। और कैलेंडर स्प्रेड तीसरा, जो कि एक बड़े ट्रेडर होते, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते, जो अपना स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करके एक मार्जिन का बेनिफिट लेके एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, तो अब रिटेलर काउंटर साइड पे नहीं रहेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी होगी। तो मोटा मोटा एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जरूर कम होंगे, 15 से 20% के वॉल्यूम डिप हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये सारे नियम इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, मुझे लगता है 15 से 20% का वॉल्यूम श्रिंक होगा, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। रिटेल जरूर थोड़ा दूर होगा, तो हमें लगता है कि रिटेल का जो एक लॉस जो हो रहे थे कहीं ना कहीं वो भी थोड़े कम होने चाहिए ये सारे मेजर्स के चलते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम होगी। सर, आपका पॉइंट टेक है कि 20% तक कम होगा, लेकिन मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, मैं डीलिंग रूम में हूँ, आप भी डीलिंग रूम में रहे हैं, अभी भी हैं, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है या जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, 20% का फ़र्क इतना होने पर भी अगर नहीं पड़े तो बड़ी चिंता की बात होगी। ऐसा नहीं होगा तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये देखते हैं अभी कितना पड़ेगा। और वैसे भी इनकी डेट्स अलग अलग हैं, कुछ नियम 20 तारीख से लागू हो रहे हैं, कुछ 1 फरवरी से होंगे, कुछ 1 अप्रैल तक भी गए हैं। तो 6 महीने का जो स्प्रेड बांधा है एक्सचेंजेस ने, मेरे को लग रहा है ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक है राजेश सर, बहुत शुक्रिया, आपको ऑफिस पहुंचना है, मैं समझ सकता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सुबह सुबह हमारे लिए टाइम निकाला और ये पूरे मैटर को समझाया। 20% तक का वॉल्यूम फ़र्क आएगा, यानी कि ट्रेडिंग में फ़र्क आएगा, और देखते हैं रिटेल कितना दूर इससे रह पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सृष्टि, जो ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल डिम्पी, और इसको लेकर देखिए हमने समझा कि शायद वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आए, और ओवर द वीकेंड इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी रही। पर डिम्पी, एक और चीज़ जो कि ओवर द वीकेंड काफ़ी देखिए हमने देखी भी और इसके बारे में डिस्कशंस भी हुई, वो थी ईरान इजराइल की वॉर, जिसमें डिम्पी जो फुटेजेस आई वो तो अच्छी नहीं है, और जो भी वॉर फ्रंट पे हो रहा है वो अच्छा नहीं है, कई सारे नेशंस इन्वॉल्व हैं। पर अहम बात है डिम्पी कि बाज़ारों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारतीय बाज़ारों के लिए क्या कुछ क्यूज़ निकालें इससे? देखिए, ये कुछ नया नहीं था, ये तस्वीरें हम पहले भी देख पा रहे थे, बट उल्टी तरफ से देख पा रहे थे, यानी कि तब इजराइल हमला करता था और दूसरे देशों की तस्वीरें हम देख पा रहे थे। इस बार थोड़ा रिटेलिएशन हुआ है, यानी कि उनकी तरफ से हमला हुआ, इजराइल के ऊपर हुआ, जो कि बहुत ही एक अपने आप में एक किला समझा जाता है डिफेंस का, कि उसके ऊपर इस तरह से कोई हमला कर नहीं सकता, इसलिए बात बड़ी हुई है। नहीं तो 200 मिसाइल या 100 मिसाइल अमूमन पर डे की कैलकुलेशन है जो वहाँ पे होती ही रही हैं। लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इंडियन मार्केट्स पे इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये बात पुरानी हिस्ट्री से समझी जा रही है, मेरा कैलकुलेशन नहीं, मैं सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इजराइल इस पे कार्रवाई 100% करेगा, और ज़रूर करेगा, किसी न किसी रूप में ज़रूर इस पे ऊपर कार्रवाई होगी। ये कैसी होगी, किस रूप में होगी, कितनी बड़ी होगी, ये अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अमेरिकन और इजराइल ये हो सकता है मौका देख के काम करें, कल करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, और बड़े प्लान पे करें। तो इस पूरे अक्टूबर सीरीज में ये ग्लोबल हैंगओवर आपके पास बना रहेगा, क्योंकि आपकी 31 तक की एक्सपायरी है, और मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 31 अक्टूबर से पहले कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इतना रेट ठंडा नहीं होगा मैटर जल्दी जल्दी।
दूसरा, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ना ईरान की मार्केट देखते हो, ना इजराइल की मार्केट देखते हो, ना वो इतनी बड़ी मार्केट्स हैं कि उनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड पे। तो आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे कि यूएस के अंदर क्या होगा, चीन के अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर क्या होगा। तो ऐसे कुछ एक मार्केट्स को आप चेक करोगे। ना तो मेरे को यूएस के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम दिखी, ना ही मेरे को कहीं अब जो भी एशियन मार्केट्स खुले हैं आज इक्का दुक्का उसके अंदर कोई प्रॉब्लम दिखी। आप गिफ्ट निफ्टी के हवाले से ये फौरी तौर पर दोनों चीज़ों का डर है, जिसमें एक F&O वाला पार्ट भी है और एक ग्लोबल वाला पार्ट भी है, इसलिए रिएक्शन आपको गैप के साथ मिल रहा है, इसलिए 232 पॉइंट है। ट्रस्ट मानिए, अगर कल बाजार की छुट्टी नहीं होती तो आज 232 पॉइंट को आप गैप नहीं देख रहे होते, हो सकता है आज रिकवरी वाले दिन पे होते आप। अब आते हैं कि इंडियन मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, इंपैक्ट आएगा स्पेसिफिक थीम पे और कैलकुलेशंस पे। जैसे वो पूरा एरिया आप जानते हैं, वो स्विस कनाल के आसपास का एरिया है, तो एक ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, ट्रेड पे फर्क आएगा, टिपिकली एक्सपोर्ट्स पे फर्क आ सकता है। तो उसमें शिपिंग कंपनीज के फ्रेट बढ़ सकते हैं। शिपिंग के फ्रेट इंश्योरेंस के साथ क्लब होते हैं, तो इंश्योरेंस का क्लेम बढ़ेगा वहां पे उस एरिया में, तो शिपिंग कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इसी गल्फ कंट्रीज और गल्फ के आसपास होता है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पे आएगा अगर वो सारे देश अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तीसरा, L&T के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे जिसपे काम हो रहा है। 4 बार पोर्ट का भी आपको मालूम है, उसके बारे में वहीं पे ही काम हो रहा है, तो वो सारी चीजें उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दिया, आप ध्यान रखिए अपना, लेकिन वो सब काम पे इंपैक्ट आएगा। एक और फुटवेयर पे इंपैक्ट आएगा, स्टील पे इंपैक्ट आ सकता है। ये कुछ एक सेगमेंट्स ऐसे हैं इंडिया के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, करीब $500 बिलियन का ट्रेड इंडिया और इजराइल के बीच में ही होता है खाली। अगर इजराइल फुल फ्लैज वॉर में चला गया है तो एक ऐसा बड़ा हिस्सा आपका सबसे पक्का दोस्त उस एरिया का एक वॉर में चला गया है, तो उसकी जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो डिस्क्रिशनरी इनकम आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी, वो डिफेंस की तरफ मूव हो जाती है और दूसरे देशों की भी मूव होगी। तो इसलिए सीधा सीधा इंपैक्ट मैं पेट्रोलियम पे तो नहीं डालूंगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सबकी रिक्वायरमेंट है, सबका साझा रिसोर्स है। बट जहां जहां पे डिस्पोजेबल इनकम खर्च होती थी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर पे, L&T के कुछ प्रोजेक्ट्स पे, या फिर मैं बोलूंगा स्टील पे, इन सब पे इंपैक्ट हल्का फुल्का जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर तो सेगमेंटल इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा आप नहीं कह सकते हो। और हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट का कोई संघर्ष नया नहीं है और ऑलरेडी चल रहा था, बाजार उसको डिस्काउंट करके भी चल रहा था। इन सब संघर्षों के बीच में हम देख रहे थे कि क्रूड $70-75 के बीच में ही घूम रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं FIs के, उसके बाद निफ्टी बैंक पर आएंगे। निफ्टी लगातार 3 सत्र में बिकवाली हो गई है FIs की 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का। आप बता रहे थे कि लॉन्ग होल्डिंग 81% के आसपास थी। अभी क्या स्थिति है और क्या आपको लगता है कि ये परेशान करेगी बाजार को? देखिए, परेशान इन दोनों चीज़ों से ही हम होंगे, डाटा से नहीं होंगे। अगर डाटा से परेशान होना होता तो डाटा आपको पहले इंडिकेट कर देता। हाँ, लेकिन हमने आपको एक पॉइंट ज़रूर रखा था कि आप खरीदारी मत करना। आपको अगर अच्छे से याद होगा, इस पूरे हफ्ते हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप खरीदारी कीजिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको एक लैब टेस्टिंग वाला 1 से 2 लॉट बैंक निफ्टी के ज़रूर बताए थे कि आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उस दिन भी बैंक निफ्टी ने जो गैप डाउन किया और उसके बाद फिर से वो ऊपर भी आया, और बामुश्किल से जो नुकसान था उस दिन का वो करीब करीब बैंक निफ्टी पे 55 पॉइंट का था। 55,000 के इंडेक्स के आसपास आप खड़े हो और 55 पॉइंट का लॉस कोई लॉस नहीं होता। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, मैं एक एक करके आता हूँ FIs के नंबर पे। देखिए, आपने FIs के पॉइंट बताए, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, FIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। 79% पे FIs की होल्डिंग है, ये 81% पे हुआ करती थी, सिर्फ 2% की होल्डिंग कम हुई है। क्या FIs इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं? अभी मेरे से आशीषा ने भी सुबह क्वेश्चन पूछा कि चाइना की तरफ मूव कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं करेंगे कि रातों रात सोमवार को है निकल गए और मंगलवार को चाइना की तरफ चले गए। उनको पूरा समय लगेगा, और इंडिया के अंदर जब वो आए थे तब भी उनको समय लगा था, तो एक दिन में वो नहीं होगा, उसके लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, हो सकता है पूरा क्वार्टर या आधा साल भी आपके लिए लग जाए। तो ये बात मान के चलिएगा कि FIs अभी भी इंडियन मार्केट्स का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे और 79% होल्डिंग्स कम नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास कितनी होल्डिंग है वो जरा क्लियर कर देता हूँ। 37% की होल्डिंग है, 1% का बदलाव हुआ, 36 से 37 हुए हैं। DIs के पास 38% की होल्डिंग है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है।
रिटेल और डीआईएस को मौका चाहिए। डीआईएस तो पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, बट रिटेल थोड़ा समझदार है अब, तो रिटेल की पार्टिसिपेशन थोड़ी बढ़ सकती है, जो बाजार में एक कुशन का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं तो ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसके बारे में बता पाऊं, सिर्फ एक 16,000 करोड़ रुपए का नंबर है, वो भी एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए एफआईएस का नंबर आपको थोड़ा कम दिखा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आज एफ&ओ वाले नंबर्स पे। और एक और चीज, काफी सारे लोगों को लग रहा है कि एफ&ओ का इंपैक्ट आएगा। भाई एफ&ओ का जो भी पॉलिसीज बनाई गई ना, वो सिर्फ रिटेलर्स के लिए बनाई गई है। क्या आपको लगता है कि 2 लाख रुपए से या 70,000 रुपए के मार्जिन बढ़ जाने से एफआईएस पे इंपैक्ट आ जाएगा? आप सोच के देखिए, क्या बड़े इंस्टीट्यूशनल पे इंपैक्ट आएगा जिनके पास करोड़ सा करोड़ उनके अकाउंट्स में पड़ा है, उन पे इंपैक्ट आएगा? ये जो सारा काम किया जा रहा है ना, ये सिर्फ रिटेल के लिए किया जा रहा है, तो बस उसका इंपैक्ट मार्केट में बहुत ही कैलकुलेटेड है, और मेरे को लगता नहीं एफआईएस की होल्डिंग आने वाले दिनों में जल्दी अभी कम होगी वो। ऑलराइट, तो ये एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग के बारे में समझा, पर चलिए टिम्पी निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखने को मिली, पर किस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है डिम्पी, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर हम देखें तो वहाँ से बाहरी गिरावट के संकेत हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? चलिए पहले तो मैं गिफ्ट निफ्टी पे ही आ जाता हूँ। ये जो 240 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी है, मेरे को लगता नहीं कि एग्जैक्टली हम इतना ही खोलेंगे। पहला पॉइंट तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। और एक और बात, गिफ्ट निफ्टी को ना फ्यूचर माना कीजिए, ये स्पॉट नहीं है, ये फ्यूचर इंडेक्स है। इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी हम कैलकुलेट करके इम्पाइल्ड निफ्टी इसलिए दिखाते हैं, ये टिपिकली गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स है। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर्स के अंदर प्रीमियम की एडजस्टमेंट जैसे 100 पॉइंट का फर्क आ जाता है। आप देखोगे 236 पॉइंट है, खुलेगा 136 पॉइंट या खुलेगा 336 पॉइंट, वो फर्क इसीलिए ही आता है क्योंकि वो अलग फ्यूचर्स की ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं दूसरा, निफ्टी के डाटा पे क्या हुआ है। देखिए प्रीमियम अच्छा है, तो बाजार के अंदर जो लोग खड़े हैं वो अपना मन बना के खड़े हैं, उनका मन नहीं टूटा। दूसरा पॉइंट, लॉस एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, फ्यूचर सिर्फ 13 पॉइंट ही टूटे और स्पॉट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ही टूटा। हमने 25,800 के इर्द गिर्द क्लोजिंग की है। आज जब गैप डाउन होगा तो जिसके हम वेट कर रहे थे कि हमको एक मौका मिल जाए डिप का, ये डिप ग्लोबल मार्केट से और एफ&ओ के कंबाइन एफर्ट से आ गया। आप ये बात सोचो ना जी, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि 2 मेजर ट्रिगर को आप सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर डिस्काउंट कर रहे हो, और वो भी पता नहीं इतने में खोलेगा भी नहीं खोलेगा, उसका भी पता नहीं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंट्री के लिए भी, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपनी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। हमने ऊपर पे आपको रोका है खरीदारी करने के लिए, लेकिन नीचे पे हम आपको रोकेंगे नहीं खरीदारी करने के लिए। छोटी मोटी प्लेसमेंट्स ज़रूर मार्केट के अंदर बनाई जाएं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लैब टेस्टिंग वाले ट्रेड लेना, सीधा सीधा फ्यूचर्स मत लेना, सीधा सीधा कॉल्स भर भर के मत लेना। अपॉर्चुनिटी अच्छी है लेकिन अपॉर्चुनिटी क्लोज नहीं हुई है। ये दोनों ही जो ट्रिगर हमने आपके सामने रखे ओपन एंडेड है, इनमें अभी भी कुछ और बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए इस अक्टूबर सीरीज के मैं निफ्टी के लेवल्स आपके सामने शेयर कर देता हूं। स्टॉप लॉस के तौर पर आप 25,500 को आज ध्यान रखेगा। इसके अगर नीचे बंद होते हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, इसके नीचे बंद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से 25,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 25,500 के इर्द गिर्द अगर आप खरीद लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। आपका टारगेट, पहला टारगेट वो होगा 25,800, फिर 26,000 का टारगेट भी होगा। इस सीरीज ने हमको स्टार्टिंग में निराश किया है, लेकिन हो सकता है बाद में ना करें। और एक और बात बता देता हूं, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी निफ्टी वगैरह कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि ये हैवी होके आया है, वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, वो घटकर 5,80,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। आज सुबह सुबह और कटेंगे तो सीरीज हल्की हो सकती है। तो आपके लिए 25,500 एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 25,500 सपोर्ट एरिया है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो परसों के सत्र में थोड़ा मिला जुला माहौल था। कोटक, एसबीआई, आईसीआईसी सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन एचडीएफसी, एक्सिस, इंडस्ट्री ये थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे। 3 सत्र की कमजोरी हो गई है और परसों हल्की सी कमजोरी थी 50 अंकों के आसपास की। क्या निफ्टी बैंक यहां से और प्रेशर दिखाएगा और क्या सेल ऑन राइज वाला इंडेक्स है ये? देखिए निफ्टी बैंक पे मेरे को थोड़ा प्रेशर कम लगता है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है। अगर मैं सिर्फ एफ&ओ वाले पॉइंट पे ही आऊँ, आप ये सोच के देखिए सेबी ने फैसला क्यों लिया। उसके पीछे की वजह वही थी कि एक तो गैम्बलिंग जैसा सिस्टम हो रहा था, दूसरा सेविंग्स जा रही थी। आपने कई बैंकर्स को सुना होगा, वो कह रहे थे हमारे जी कासा डिपॉजिट से फर्क पड़ रहा है, हमारे पास जो पैसा 2-5 हज़ार पे बैंक में सेविंग के लिए आता था वो तो एफ&ओ के ऑप्शंस में चला जाता है।
तो आप ये सोचो बैंक पे तो इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट आएगा, क्योंकि ये पैसे को रोकने का ही तो काम एक्सचेंज सेबी कर रहा है, और ये पैसा वापस घूम फिर के अगर बैंकों में जाएगा तो बैंकों की एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। इन सभी चीज़ों में समय लगेगा, एक दिन में नहीं होंगी ये। और मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जल्दी जल्दी मूव नहीं करेगा, लोगों को आदत पड़ जाती है ट्रेड करने की, वो सेविंग्स में वापस ठंडे बक्से में नहीं जाएंगे जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी एक प्रयास जरूर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पे। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि 470 पॉइंट का प्रीमियम है, फ्यूचर्स ज़्यादा नहीं टूटे, जबकि आपको स्पॉट में दिख रहा होगा कि हाँ देखो जी लॉस हुआ है। एक्चुअली में लॉस भी देखा जाए तो सिर्फ 55 ही पॉइंट का है। लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो आप 53,000 के आसपास बंद हुए, 52,922 के आसपास। कुल मिला के आपके पास भी 52,500 का सपोर्ट है। इस दोनों ही केसेस में एथिकली तो 250 गुणा 3 या 4 भी मैं अगर बोलूं तो कम से कम आपको 750 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुलनी चाहिए। अगर आज 500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे खुलती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको 52,500 के आसपास मिल सकती है। एक दो लोट आप लैब टेस्ट के तौर पर जरूर टेस्ट करें, आपको जिल लेने चाहिए। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक है इस समय, और आपके अंदर एक्सपेरिमेंट देखो, आप खुद ही तो कहते हो कि ऊपर पे नहीं लेंगे जी, नीचे आएगा हम प्लस करेंगे तब प्लस। अरे आ तो गया नीचे, और कैसे चाहिए? 1300 पॉइंट तो पहले ही टूटा हुआ था, और ऊपर से 2 फैक्टर्स और आ गए जो आज 400-500 पॉइंट और हल्का करेंगे और मार्केट को। अब हो गया 1500-1600 पॉइंट्स का। तो लैब टेस्ट इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक दो लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है। ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रहें, उनको थोड़ा टाइम वैल्यू उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ऑप्शंस वगैरह में ना जाना, सीधा फ्यूचर लेके चुप करके दिवाली तक बैठ जाना। इस बार दिवाली भी 31 तारीख की है, और इस बार एक्सपायरी भी 31 तारीख के आसपास की है, तो शॉर्ट वॉट करना नहीं है। F&O बैन में सिर्फ 3-4 शेयर हैं, मैं जल्दी से उसके बारे में बता देता हूं। बंधन बैंक, बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर और RBL बैंक है। कुल मिला के यही सारे आज का मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस पर रहेंगे। अब बैन वाले जो शेयर हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। डिब्बी, दो और सेगमेंट, जरा F&O वाला जो मुद्दा है उससे जरा कनेक्ट कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज का जो सत्र होगा BSE के लिए फिर से एक पॉजिटिव सेशन होगा, और जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज हैं जहां पर हमने लगातार तेजी देखी भी है, इसमें JM फाइनेंशियल हो गया, ये तमाम स्टॉक्स चढ़े हैं, क्या थोड़ा उनके लिए डैम्पनर है, नेगेटिव होगा उनके लिए? देखिए ये इम्पैक्ट अभी से कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इनके तो डेट्स ही नवंबर की हैं, पहला पॉइंट तो। दूसरा, BSE का भी अपना फ्यूचर्स का मार्केट है, ऐसा नहीं कि BSE का फ्यूचर्स का मार्केट नहीं है। वो उसका सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसमें बहुत वॉल्यूम आया, और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वॉल्यूम आया। और जो हम ये कह रहे थे कि एक एक्सपायरी वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी होनी चाहिए, ये BSE के ऊपर भी लागू होगी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ NSE के ऊपर, हाँ क्योंकि NSE के पास वॉल्यूम ज्यादा है, NSE लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए दूसरे तरह का इंपैक्ट होगा। हाँ BSE थोड़ा इसको एंजॉय कर सकता है, बट BSE का भी अपना एक F&O पार्ट है, पहला पॉइंट। इसलिए मेरे को BSE ठीक है, वो जो चल रहा है वो अपने और रीजनिंग की वजह से भी चल रहा है, बट कुल मिला के बहुत ज्यादा नुकसान BSE को इस फैसले से तो नहीं होगा। जो दूसरा आपने ब्रोकरेज का बात पूछी कि भी JM, रेलिगर या कुछ और लिस्टेड कंपनीज हैं, इन पे इंपैक्ट आएगा। देखिए क्लाइंट्स को ये कैसे बेनिफिट देते हैं, और ये सेबी के जो नियम है इसमें से कैसे क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन बनाए रखते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, यही सबके सब ब्रोकर्स एडवाइजरी के बिजनेस को और बेहतर करेंगे अपना। हो सकता है आपको और अच्छे से एडवाइस दें, आपसे ये कहें देखिए खर्चा तो बड़ा है आपका, लेकिन अच्छी एडवाइस से आप अपने वॉल्यूम को कम मत करो। तो ये वो उनके लिए हाँ भी है और उनके लिए ना भी है। मेरे हिसाब से फौरी तौर पर अगर नेगेटिव असर आया तो आया, लेकिन ये लंबा असर अभी नहीं पड़ने जा रहा एक्सचेंजेस का, और ना ही ब्रोकर्स पे आएगा, क्योंकि ब्रोकर्स बहुत इंटेलिजेंट है, अपने क्लाइंट्स को मरने नहीं देंगे, वॉल्यूम्स जाने नहीं देंगे। ये पहले भी हो चुका है रेगुलेशंस, ये रेगुलेशंस कुछ नए नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ब्रोकर्स कम्युनिटी भी काफी समझदार है अपने क्लाइंट्स को रोकने के लिए। और एक और चीज अभिषेक जी, मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देता हूं, आपका मन ही नहीं है वॉल्यूम करने का, तो मैं आपको कितना रोक लूंगा? आपने डिसाइड ही कर लिया कि मेरे को तो काम ही करना जी, मेरे को मेरी से आदत नहीं छूटेगी, तो फिर आप कैसे करोगे काम? तो ये पॉइंट भी है। ठीक है, प्रशांत सावंत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझते हैं इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू पॉइंट, फिर हम स्टॉक्स लेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स थे इसलिए थोड़ा समय हमने ज्यादा लिया, लेकिन एक एक मैटर को उम्मीद करते हैं आपके सामने हमने अच्छे से फैक्चुअली डाटा के साथ रखा होगा, और बिना शोर शराबे, बिना अपने प्रोमो चलवाए हुए। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आपका इंडेक्स पे आज का टेक क्या है? आज जो गिरावट मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी है ना, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी तो है ना? जी डिप्टी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा और स्टेबिलिटी आने दीजिए। मुझे लग रहा है कि हार्डली 1 या 2 दिनों में एक क्विक करेक्शन आया है,
तो यहाँ मैं स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करूंगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। जहां तक इंडेक्स स्पेसिफिक बात है, हम ऑलमोस्ट 25,800 स्पॉट 25,795 के आसपास क्लोज हुए थे। मुझे लग रहा है कि अब आपको रणनीति क्या रखनी होगी, तो रणनीति सिंपल रखनी होगी। अगर आपके पास कोई पोजीशन लॉन्ग है तो उसका स्टॉप लॉस आप शेक रखिए 25,740 यानी 750 के जस्ट नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये अगर कट जाए तो आपका या तो इनिशियल स्टॉप लॉस हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, आप इंडेक्स से बाहर हो जाइए और वेट कीजिए एक स्टेबिलिटी आने के लिए। मुझे लग रहा है निचले लेवल्स करीबन 25,650 640 भी एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो मैं इसलिए ना लॉन्ग ना शॉर्ट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश ट्रेड के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो वेट करूंगा। बट जैसे मैंने बार बार कहा है कि जो बेहतर डिप होगी और बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी वो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में होगी। अभी हम ऑलमोस्ट 52,920-25 के आसपास क्लोज हुए थे स्पॉट में। यहाँ पे अगर हम 52,800 52,750 के जोन पे आते हैं और वहां से एक मीनिंगफुल बाउंस आए, तब हम एक लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जैसे मैंने कहा, दोनों ही इंडाइसेस वॉच लिस्ट पे रखिए, कोई भी फ्रेश पोजीशन में इनिशिएट करना नहीं था। तो अपने ट्रेड और बता दीजिए, आप कोई भी इनिशिएटिव आज लेंगे नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे। अपने ट्रेड और बताइए सर। तो डिम्पी जी, पिछली बार जब हम मिले थे मंगलवार के दिन, तब मैंने एबीबी रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस आई तो भी उसको थोड़ा निचले लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए था। वहां मूव अच्छे आइए, ऑलमोस्ट हम टारगेट के करीब 8,300 का टारगेट मैंने दिया था, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि अभी भी अप्रोच कंजर्वेटिव रखना चाहिए और मैं कम ट्रेड बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जहां देख रहा हूँ वो हेवल्स में होगा। इसकी वजह क्या है, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी जो कंसोलिडेशन रेंज की ऊपरी लेवल थी, उसको और 20 दिनों के एवरेज को परसों के सेशन में हमने रिटेस्ट किया था और वहां पे हम क्लोज हुए। वीक वाली में कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड पे। जो परसों लो बना था वो था 1970, उसी के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो परसों के हाई के ऊपर 2065 2070 हो सकता है। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा और बेहतर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और बाकी थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। मेटल्स में कोई डिप आए तो डेफिनेटली अगले 2-3 दिनों में वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं, बट फिलहाल ट्रेड कम और पोजीशन कम रखिए। और आज के लिए हेवल्स ही मेरा एक नजरिया होगा कि यहाँ लॉन्ग जाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हैवल्स पे रखते हैं नज़र। यहाँ पे प्रशांत जी की कॉल आती हुई और साथ ही ये भी सलाह कि थोड़ा सा जो है आप लाइट रहें और थोड़ी पोजीशंस को होल्ड करें। मेटल्स में शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले, अगर कोई डिप आए तो वहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके तलाशेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है जानने का कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कहाँ पे आज दिखेगा एक्शन। और चलिए चलते हैं शरद के पास जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग शरद, पहले तो ये बताइए कि Q2 अपडेट्स अब जो आना चालू हो गए हैं, कौन सी कंपनियां उसको लेकर फोकस में रहेंगी और साथ ही अन्य खबरें कहां पे आई हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। और अब जो है एनालिस्ट सीजन के लिए जो है बहुत बिजी टाइम आ चुका है। Q2 अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े दिन में अर्निंग्स भी आने वाले हैं। सबसे पहले FMCG पैक पे बात करते हैं तो डाबर फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं अनुमान से जो है कम आया है और ओवरऑल जो डिमांड इंप्रूवमेंट जो देखने मिल रही थी, हैवी रेन्स और फ्लडिंग के कारण जो है इम्पैक्ट आया है, उसके कारण जो बेवरेज सेगमेंट है वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। आगे जाते हुए एक मिड सिंगल डिजिट के डिक्लाइन का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन से और एनालिस्ट मान रहे थे कि ये पॉजिटिव में जाएगा, तो ये एक बड़ी बात इशू है। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी डिक्लाइन होने वाले हैं मिड टू हाई टीन्स को लेके, यानी कि 12 से लेकर 18% तक मान के चलें। मैरिको के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो हाई सिंगल डिजिट्स का एक्सपेक्टेशन है और ओवरऑल डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो एक मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का जो है अनुमान देखने मिला है। बात करें तो पैराशूट की जो कोकोनट ऑयल है यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है, वैल्यू ग्रोथ भी थोड़ी आई है, लेकिन याद रखिए 2024 की शुरुआत में इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे। इंटरनेशनल बिजनेस हालांकि जो है रोबस्ट लो टीन यानी कि आप कह सकते हैं 11 से लेकर 14% का ग्रोथ यहाँ देखने मिला है। तो मैरिको के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो बैंकिंग स्पेसेस CSB बैंक भी जो है यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कासा में लगभग 3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। हिंदुस्तान जिंक ऑपरेशनल नंबर्स देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ ऐसा कुछ खास ख़राब या अच्छा नंबर नहीं आया यहाँ पे। NMDC में हालांकि प्रोडक्शन जो आयरन ओर की हुई है वो 10% गिर गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे वीक नंबर्स देखने मिले हैं। फ्लैटिश नंबर्स कोल इंडिया से आए हैं, लार्जली इनलाइन है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। और इन अपडेट्स के बाद अशोका बिल्डकॉन भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे MMRDA से इनको 1700 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया है। ये 3 प्रोजेक्ट्स है
तो इसमें आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। आईटीसी की बात करता हूं मैं, तो उनकी जो आर्म है आईटीसी इन्फोटेक, जो होली ओन्ड आर्म्ड है, उन्होंने जो है बायज़ेक्लन टेक्नोलॉजी की एक एक्विजिशन की है जिसका कुल वैल्यू ऑलमोस्ट 485 करोड़ रुपीस का आता है। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है जाइलीड के साथ, और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर और कमर्शियलाइज करने वाले हैं HIV ट्रीटमेंट ड्रग्स का, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। जाइडस लाइफ प्रोस्टेट कैंसर ड्रग की जो है टेंटेटिव अप्रूवल आ गई US FDA द्वारा, तो इस पे भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स ऑटो की भी अपडेट्स आए हैं, उसमें भी मारुति लार्जली इनलाइन रहा है, और आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये पूरा जो है लेखा जोखा है Q2 अपडेट्स और सितंबर ऑटो सेल्स का, और कुछ फार्मा के अनाउंसमेंट्स भी आए हैं। शुक्रिया शरद। तो जो दूसरी तिमाही के अपडेट्स हैं, बिजनेस अपडेट्स, उनकी शुरुआत हो गई है और बाजार का फोकस भी उन पर रहेगा, और आपको इसमें स्टॉक्स में जहां पर भी अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं या फिर बुरे आ रहे हैं, शार्प रिएक्शन भी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आए हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए रिपोर्ट्स के दम पर कहाँ फोकस रहेगा आज? देखिए, रिपोर्ट्स के दम पे आप सबसे पहले तो नज़र रखिएगा KPIT टेक पे, क्योंकि यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, न्यूट्रल से ओवरवेट का कॉल, प्राइस टारगेट 1700 से बढ़ा के अब 2000 रुपये का दे रहा है। इनका कहना है कि पिछले 1 या 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने मिला है, लेकिन यहाँ से आपको अपटेक देखने मिल सकता है। अपग्रेड किया है रेवेन्यूज़ को 102%, मार्जिन 1 से 2% और EPS को 1 से 4% तक इन्होंने अपग्रेड किया है। बेसिकली इनका कहना है कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी EVs को लेके, ग्लोबल OEMs प्लेयर्स को लेके, इस कंपनी पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा, ये भी इनका कहना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टर की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया इस कंपनी को भी, होल्ड से बाय, प्राइस टारगेट 3460 से बढ़ा के 4200 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो Q2 में डिमांड नो डाउट थोड़ी वीक थी, लेकिन ये कंपनी जो है अच्छी डाइवर्सिफाइड है और किसी एक सिंगल रीजन पे इस कंपनी का डिपेंडेंस नहीं है, वो एक सबसे अच्छी बात है। आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। मेटल्स पे नोमुरा की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज JSW स्टील पे 1220 का लक्ष्य, JSPL पे करीब 1200 के आसपास का लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि इंडियन स्टील प्रोड्यूसर जो है स्वीट स्पॉट में है, ROEs यहाँ से बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल डिलीवरेजिंग जो है वो ये कंपनियां कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट आगे चल के आपको देखने मिलेगा। ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग जो हो रही है उसके चलते हायर मल्टीपल्स आप इन पूरे सेक्टर्स को दे सकते हैं। टाइटन पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, इक्वल वेट का कॉल 3570 की प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 15 दिन में आपको स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। Q2 में ज्वेलरी सेगमेंट का एक्सपेक्टेशन है, इनका 16% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। डाबर पे 2 रिपोर्ट्स है, मॉर्गन स्टैनली डाबर पे इक्वल वेट का कॉल 772 का प्राइस टारगेट, Q2 का जो इन्होंने अपडेट दिया है थोड़ा बहुत वीक है। इनका कहना है कि खासकर जनरल ट्रेड चैनल जो है वहाँ पे वीकनेस देखने मिली है, और एबिटा जो है डिक्लाइन होगा मिड टू सिंगल टीन्स में Q2 में। इन्वेस्टर कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे कमज़ोर क्वार्टर कंपनी ने डिलीवर किया है। ओवरऑल रेवेन्यू 5% गिर सकता है, इंडियन वॉल्यूम्स जो है उसमें 10% की गिरावट आएगी। इसके अलावा एबिटा और मुनाफे में भी 15 से 17% के आसपास की गिरावट सेकंड क्वार्टर में होगी। और आखिरी में मेरिको पे यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जहाँ पे इक्वल वेट का कॉल है, 625 का प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q2 में सेल्स ग्रोथ जो है वो हाई सिंगल डिजिट में थी, जो कि अनुमान के मुताबिक ही है। पैराशूट वॉल्यूम 5% बढ़े हैं, सफोला का जो वॉल्यूम है लो सिंगल डिजिट में वहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है, और मार्जिन जो है वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है Q2 में जा रहा था तो थोड़े बहुत मॉडरेट रह सकते हैं। तो FMCG एज अ स्पेस जो है वहाँ पे आज आप खास नज़र रखिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर वरुण FMCG कंजम्पशन स्पेस पूरा का पूरा फोकस में रहेगा, क्योंकि देखिए आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और कम से कम 1 तिमाही तक तो उम्मीद करके हम चलेंगे कि तमाम ये शेयर फोकस में रहेंगे, क्योंकि अब वो खबरों में भी आ रहे हैं, अपडेट्स भी आ रहे हैं, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो एक साथ तमाम चीज़ें होती हुई दिखेंगी। लेकिन चलिए, 2 और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं और स्टूडियो हमारे साथ कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, गुड मॉर्निंग, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मयूरेश, आपके पास आएंगे और पहला सवाल आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया समय आपका देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि जो कंजम्पशन स्पेस है, आप यहाँ से टेबल किस तरह से टर्न होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो रूरल फोकस्ड वाली कंपनियां हैं वहाँ थोड़े थोड़े चैलेंजेस थे डिमांड को लेकर। क्या आपको लगता है कि अब एक बढ़िया स्पॉट में आ गई हैं सारी कंपनीज और अब खरीदारी होनी चाहिए उनमें? नहीं, 2 चीजें। एक, आई थिंक जो मॉनसून्स बढ़िया रहे हैं उसके वजह से आई थिंक जो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है और जो रूरल इनकम्स है
इसमें एक इजाफा देखने जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली आई थिंक विद बेटर मानसून्स जो खरीफ आउटपुट रहेगी और जो रियलाइजेशंस होंगे खरीफ आउटपुट के लिए ये काफी बेहतर होंगे। इसलिए आई थिंक जो एक रूरल रिकवरी है ये एक रियल अर्नेस्ट में Q2 Q3 बाद स्टार्ट होगी। दूसरा आई थिंक जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल रहा है ऑब्वियसली सबड्यूड रही थी पिछले कई तिमाहियों तक। लास्ट 1 से 2 तिमाहियों में हमने एक बढ़त देखने मिली है और वी हैव सीन ग्रीन शूट्स स्टार्टेड हैपनिंग। और कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम और प्राइस दोनों में बिकॉज डिमांड विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली एक ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है काफी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक के लिए, स्पेसिफिकली एफएमसीजी स्टॉक्स एज यू आस्क। ऑब्वियसली आई थिंक Q3 ऑनवर्ड्स जो सेकंड हाफ है इसमें एक सिग्निफिकेंट आउटलुक जो बदलता दिख रहा है दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट एज फार एज एनुअलाइज्ड अर्निंग्स आर कंसर्न्ड और नेक्स्ट ईयर के लिए भी। रिस्क फैक्टर सिर्फ 2 ही है। एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है स्पेसिफिकली आई थिंक जो पाम ऑयल की कीमतें हैं इस पे हमने अच्छा खासा बढ़त देखा है और इसके वजह से आई थिंक एज डिमांड कम्स बैक स्लोली एंड स्टेडीली ये पास थ्रू करना बहुत लाजमी होगा काफी कंपनीज के लिए। और दूसरा आई थिंक प्रोडक्ट इनोवेशन और रिटेल स्प्रेड जो ये सारी कंपनीज कर रही हैं आई थिंक दैट विल आल्सो बी द नीड ऑफ द आवर। तो R&D एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑल्सो और रिटेल स्प्रेड बढ़ाने की कोशिश इंक्लूडिंग ई कॉमर्स is going to be extremely critical from a long-term perspective. Having said that, I think space interesting लग रहा है, defensive भी है, it can play as a hedge also in volatile times. क्योंकि geopolitics के front पे markets कैसे behave करेंगे, knee-jerk reaction शायद आ सकती है, शायद consolidate हो। तो ये sector I think ठीक-ठाक करना चाहिए। Tata Consumer as an example is something जो हमारे रेडार पे है मार्केट्स विद इंडिया में EPS रेटिंग RS रेटिंग ठीक-ठाक है और एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट मिक्स को लेके including volume growth and pricing remaining in their favor, शायद ये कंपनी के नंबर्स अगले कुछ दिन में तक ठीक है। ऑलराइट, तो टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर एफएमसीजी स्पेस में से नज़र ज़रूर रखनी है, पर जी हाँ जिस तरीके से डाबर और मैरिको की कमेंट्री आई है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है और डाबर ने खास तौर से ये कहा है कि जो है आने वाले टाइम में थोड़े से नंबर्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर कुणाल भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुणाल हम देख रहे हैं कि कई सारे एफएमसीजी मेजर्स में हाल फिलहाल कमज़ोरी ज़रूर रही है, बट एक प्ले जो कि हम इससे जोड़ सकते हैं वो है आईटीसी। हालांकि इसमें होटल्स, पेपर, सिगरेट बिजनेस ये सब भी है, पर खास तौर से आईटीसी पे आपका क्या नज़रिया है कुणाल? क्या यहाँ पे अगर कोई गिरावट हो तो मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि 500 के ऊपर चला तो गया है ये काउंटर, पर सस्टेन कर रहा है ये मूव, वो काफ़ी बड़ी बात है। जी हाँ, आई थिंक आईटीसी एक काफ़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक है अगर हम एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करें तो, बिकॉज एक ऐसा मूव आता है जहाँ पे ब्रिटानिया, नेस्ले एक बहुत सिवियर स्ट्रॉन्ग प्राइस अपट्रेंड में चले जाते हैं, पर आईटीसी उस दौरान जनरली एक रेंज में रहता है। गुड पार्ट है कि आईटीसी 500 का जो लेवल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो लास्ट 1 वीक 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम एक और जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं जनरली आईटीसी के बारे में कि जब राउंड स्ट्राइक्स या राउंड साइकोलॉजिकल मार्क्स को स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक जनरली उसको एक फ्लोर या एक सपोर्ट बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछली बार जब स्टॉक 400 के आसपास आया था तो वो मेजर सपोर्ट रहा था, उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा ट्रेंड दिया है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक बैलेंस्ड अप मूव में है, 500 एक फ्रेश बेस, फ्रेश सपोर्ट है आईटीसी के लिए और स्टॉक 515 516 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 500 के आसपास वापस स्टॉक अगर आता है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा लेवल बन सकता है कॉन्ट्रा बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे, आज भी आईटीसी पर नज़र ज़रूर रहेगी। पर कुणाल, जिस तरीके से आईटी काउंटर्स ऊपर जा रहे हैं उसमें से आपकी बेस्ट पिक कौन सी है? देखिए खास तौर से आज केपीआईटी टेक और साथ ही कोफोच पे ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आए हैं, शायद हो सकता है उससे रिएक्शन दिखे। अब अर्निंग सीजन भी जल्दी चालू होने वाली है, तो कुणाल ऐसे में आपकी टॉप बेट कौन सी है आईटी स्पेस में से? तो यहाँ पे जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब सेक्टर रैली स्टार्ट होती है फर्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड हमेशा लार्ज कैप से होती है, एंड लार्ज कैप्स की रैली जब एग्जॉस्ट हो जाती है या काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स जब मैच्योर फेज में आ जाता है शॉर्ट टर्म वाइज, वहाँ से रैली पिकअप हो जाती है मिड कैप्स में। तो हमने देखा है कि पहले लास्ट 3 महीनों में TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 4-5 मंथ्स में। आई थिंक 20-25% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब मेरा ऐसा मानना है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ सकता है जो कि अंडर परफॉर्मर रह चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि L&T इन्फोटेक, माइंट्री, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं पहले भी बहुत बुलिश रह चुका हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉप 3 पिक्स रह सकते हैं मिड कैप आईटी में। यहाँ से भी ट्रेडर्स
बाय कर सकते हैं। और इनफैक्ट लास्ट 1 वीक 10 डेज में जैसे कि एक माइल्ड करेक्शन आया था कुछ एक मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, उसको भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। ठीक है सर, चंबल फर्टिलाइजर पे आपका टेक क्या है? आप खोलते प्लस करोगे आप इसको? मैं बहुत बुलिश हूँ इनफैक्ट न्यू डिम्पी स्टॉक पे, बिकॉज क्या हुआ है लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने 7 से 8 बार 540 545 के रेंज को टेस्ट किया है। बार बार उसको टेस्ट करके नीचे आता था स्टॉक। ट्यूसडे को हमने देखा कि स्टॉक ने 545 के रेंज को ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन है कि स्टॉक ब्रेकआउट है। ये करीबन 70 से 80 पॉइंट का ब्रेकआउट बन सकता है चंबल फर्टिलाइजर्स पे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाई की जानी चाहिए। ठीक है, वैसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? कहाँ पे आप जब बैटिंग करेंगे आज? तो मैं सिंजीन पे बुलिश रहूंगा। स्टॉक 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो यहाँ पे मैं बुलिश बेट रखूंगा 945 950 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 888 का रख सकते हैं। टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बेस बना रहा है। 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसमें बुलिश बेट रखूंगा। 1760 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 1675 का। ठीक है, सिंजीन एक वैसे भी डिफेंसिव प्लेयर भी है। जब आप मार्केट के अंदर कुछ उथल पुथल देखें और सेंस ऑफ कंफ्यूजन होना, तो इस तरह के शेयर्स वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं। ये डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ब्रेकआउट भी है और नेचर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से डिफेंसिव भी है। टेक महिंद्रा सर के दूसरा ट्रेड है। 1760 का टारगेट इसमें भी आपने नोटिस कर लिया होगा और 1620 का स्टॉप लॉस है। कुणाल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा जी आपके पास आएंगे। हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस जो हैं 70 से बढ़ के फिर से 75 के आसपास आ गए हैं। और जब $70 के आसपास गए थे तो हमने देखा था कि लास्ट अगर हफ्ते 10 दिन में देखेंगे तो आईओसी, बीपी, एचपी ये तमाम शेयर तेजी से चले हैं। बीपीसीएल 350 से 450 का हो गया। एचपीसीएल की बात करें तो 400 से भाव बढ़ के 450 का हो गया। आईओसी में भी तेजी आई है। हालांकि आज हम हो सकता है कि गैप डाउन के साथ शुरुआत होते हुए देखें। कोई शेयर इनमें से आपको लगता है कि बिकवाली कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं? बेहतर क्या होगा आपके हिसाब से? शॉर्ट अभिषेक जी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीएम्प्ट करके ट्रेड करना होगा। अगर हम आईओसी स्पेसिफिक बात करें तो रेजिस्टेंस पे डेफिनेटली हम आए, बट जो वॉल्यूम्स है पिछले 2 दिनों में यानी परसों के पहले तो वो बहुत ही स्ट्रांग थे। तो इन वॉल्यूम्स को देखते हुए शॉर्ट करना मैं अवॉइड करूंगा। हालांकि जिनके पास लॉन्ग हो, आप रेजिस्टेंस पे हो, तो करीबन 172 173 172 173 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, आपके लिए ये रणनीति। अच्छा, मेटल्स को लेकर अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि स्टीम अभी बाकी है। रिपोर्ट आई है जेएसपीएल को लेकर और जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। मयूरी जी, आपको लगता है कि मेटल में जो मूव चल रहा है, क्योंकि अगर हम सितंबर की बात करें तो तमाम जो बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को हो, सारे 10-12% की रफ्तार दिखा चुके हैं। आपको कहां पर अभी भी गुंजाइश लग रही है, या फिर आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है और थोड़े से अब लंबे अवधि के लिए आपको मेटल शेयर खरीद लेने चाहिए? के लिए मेरे हिसाब से आई थिंक यू स्टिल हैव टू वेट आउट, क्योंकि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस है और आर कट जो अनाउंस हुआ है उसमें से एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको मेटल शेयरों में जरूर देखने मिला है। ऑब्वियसली आई थिंक चाइनीज इकोसिस्टम में इनका रियल एस्टेट और अन्य सेक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, क्या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ड्यूरेबल स्पेंडिंग वापस आएगी, ये देखना बहुत लाजमी होगा। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड में सुधार नहीं देखने मिलता है, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल साइड ऑफ द स्टोरी रिकवरी के हिसाब से थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो डंपिंग चल रही है, बिकॉज चाइनीज फैक्ट्रीज आर स्टिल वर्किंग, दे हैव स्टिल गॉट टू प्रोड्यूस द मटेरियल दैट दे नीड टू, अच्छी खासी हो रही है, वो स्टील की हो या अन्य नॉन फेरस कमोडिटीज की हो। बट एक चीज जो मेटल कंपनीज के फेवर में, फेरस हो या नॉन फेरस, एक आई थिंक डिमांड इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली इन द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, यूरोप में आई थिंक एक रिकवरी की बात कर रहे हैं स्लो एंड स्टेडी, तो आई थिंक मेटल्स कंपनियों के लिए आई थिंक एक एनकरेजिंग साइन है। दूसरा, आई थिंक जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं अक्रॉस मेटल्स, ये बहुत लो लेवल्स पे अभिषेक जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जब रीस्टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी तब एलएमई पे जो प्राइसेस हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं, जो काफी मेटल कंपनीज मापती है, वहां पे सुधार देखने मिलेगा। एंड एज दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, आई थिंक एक बैलेंस शीट में जो ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं वो बिल्कुल देखने लग जाएगी। डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में डिमांड और वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, बट प्राइस रियलाइजेशंस क्योंकि मापे जाते हैं एलएमई प्राइसेस के हिसाब से, वहां पे थोड़ी आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ में, डायनेमिक्स में थोड़ा एक फर्क दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है अभी भी आई थिंक नॉन फेरस क्षेत्र में आई थिंक एल्यूमिनियम स्टॉक्स, नैल्को हो, हिंडाल्को हो, यहाँ पे आई थिंक एक ठीक ठाक प्रदर्शन रह सकता है। नोवेलिस का आम जो हिंडाल्को का जो आम है नोवेलिस, आई थिंक इज एक्सपेक्टेड टू डू रीजनेबली वेल
इन्वेंट्री लेवल्स लो है और एल्यूमिनियम प्राइसेस शायद बॉटम आउट हो जाए। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है काफी कंपनीज का इंक्लूडिंग बॉक्साइट एंड एल्यूमिना will also aid in terms of overall EBITDA or absolute EBITDA growth as well. मुझे लगता है I think at this juncture at least नॉन फेरस में एल्यूमिनियम स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए। एल्यूमिनियम पर फोकस रख के चलिए। मंगलवार को बाजार में या फिर मंगलवार से पहले से जो बाजार में जो चर्निंग चल रही है प्रशांत जी, उसमें एक और सेगमेंट काफी बजिंग है, वो है केमिकल का। हमने तमाम स्टॉक्स को चलते हुए देखा, क्या मल्टीनेशनल क्या फिर देसी कंपनियां सभी चल रही थी। टाटा केमिकल्स पर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि 1000 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके अभी ये 100 रुपए की ऑलमोस्ट एक तरफा तेजी दिखा के 1150 रुपए के आसपास है। टाटा केमिकल क्या आपको लगता है कि और चलेगा या फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी, इस स्टॉक को डिम्पी और मैंने जस्ट मंगलवार को डिस्कस किया था। हमारी राय थी, कॉमन राय थी कि एक बार 1100 के ऊपर निकल जाए, इसमें लॉन्ग रहना चाहिए। जो क्लोजिंग मिली वो 1130 पे मिली, जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली यहाँ लॉन्ग रहना चाहिए और स्टॉप लॉस रखने की 1110 के नीचे कंफर्टेबली थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखिए। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो आपको कंफर्टेबली 1165, 1185 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो लॉन्ग होल्ड्स कीजिए और कोई भी डिप में ले तो पोजीशन ऐड कीजिए। शाबी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। दिवांग भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं आपसे बातचीत की, जरा बताइए आपके ट्रेड सर। फर्स्ट तो क्या रहेगा, कोलगेट पामोलिव की बात करें तो स्टॉक से काफी अच्छे हमने पैटर्न देखा है, हाइट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कोलगेट पामोलिव खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3750, टारगेट है 3900। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक यहाँ पे शो हो रहा है ना डेली चार्ट। स्टॉक ने हमने देखा काफी बार स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके करेक्शन देखने मिलता है, तो इंडसइंड बैंक सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1434, टारगेट है 1370। इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ कुछ डिफेंसिव शेयर्स कोलगेट पामोलिव भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज़ बिल्कुल तय है, आज आशीषा ने हमसे सुबह यही क्वेश्चन पूछा कि आईटी पे क्या करना चाहिए। हमने कहा आज आईटी फ्लेवर में नहीं रहेगा ज़्यादा, आज रहेंगे डिफेंसिव शेयर्स फ्लेवर में। जब मार्केट के अंदर सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हो, बुलिश मार्केट के अंदर फॉल हो, तो फिर आप डिफेंसिव के अंदर पार्क हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई ना कोई आपको डिफेंसिव काउंटर्स ज़रूर देगा, कंजम्पशन का काउंटर ज़रूर देगा। ठीक है, अभी अमरदेव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं प्रशांत जी की, देवांग की, अमर के ट्रेड सबको एक साथ कंपाइल भी आपके लिए कर दूँगा। ठीक है अमर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या, पहले आप भी बता दीजिए प्लीज़। देखिए ट्रेडिंग कॉल्स में पीरामल फार्मा एक स्टॉक है जिसे बाइंग की जा सकती है, बिकॉज इसको काफी क्लोजली हम लोग ट्रैक कर रहे थे ऑलमोस्ट फ्रॉम 150-160 लेवल्स। और डिस्पाइट मार्केट में करेक्शन के बाद ये स्टॉक जो है वो काफी होल्ड किया हुआ है। फार्मा स्टॉक्स में भी काफी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। तो ये एक स्टॉक करंटली 228 के आसपास है, तो इसमें करेक्शन 210 के आसपास आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट 245-250 देखा जा सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 200 के नीचे रह सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो आईटीसी है। तो आईटीसी में भी ओवरऑल यदि बात करें तो आईटीसी में भी एक अच्छी तेजी के बाद अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, बट दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन। अभी 515-516 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में इसमें हालांकि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बट करेक्शन पे दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स आई वुड से 490-500 लेवल्स, वहां एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है वो 460 के नीचे का है, और अपसाइड टारगेट में यदि सस्टेन करता है देन इट कैन राइज टुवर्ड्स 545-550 लेवल्स। तो ये दो स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। डन। तो एक स्टॉक्स हो गए आपके लिए जिसमें आप देख रहे होंगे फिर से डिफेंसिव शेयर्स हैं। अमर ने भी आपको डिफेंसिव स्टॉक्स दिए हैं, उसमें एक तो पिरामिल फार्मा है, थोड़ा चला हुआ शेयर है। ऑलरेडी इन दोनों शेयर्स को हम पहले भी नोटिस आपके लिए करवा चुके हैं, पिरामिल एंटरप्राइजेस और फार्मा। एंटरप्राइजेस के लिए भी आपको नोटिस कराया हुआ है कि 1000 के ऊपर एक कैसे ठीक हो जाता है, और दूसरा शेयर उनकी तरफ से वो आईटीसी भी है। खैर मैं एक एक करके सभी ट्रेड आपके सामने रख देता हूं। मैं पहले प्रशांत सावंत के ट्रेड के साथ शुरू करते हैं। अगर आपसे मिस हो गया, लेट हैं आप नहीं देख पाए, तो एक बार वापस से सभी ट्रेड आज की नोटिस कर लीजिएगा। प्रशांत सावंत हेवल्स पे काफ़ी बुलिश हैं, उनका मानना है कि 2065 तक का टारगेट आपको मिलेगा, 1970 का स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। आप जरा दिखाइए देवांग जी के ट्रेड। देवांग का मानना था कि उनकी तरफ से एक जो डिफेंसिव शेयर्स हैं वो थोड़ा सूची में है। एक तो बैंक है इंडसइंड बैंक,
जिस पे वो सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 13.70 का टारगेट दे रहे हैं और 14.34 का एक स्टॉप लॉस है। तो एक सेल ट्रेड है और लेकिन एक डिफेंसिव शेयर्स भी है। जरा स्क्रीन पे फटाफट से घुमाइए प्रोड्यूसर साहब, पहले भी आपको बोला मैंने। कोलगेट पामोलिव है दिवांग की दूसरा ट्रेड जिस पे 3900 तक का टारगेट है, 3750 का एक स्टॉप लॉस है। और अमर ने ऑलरेडी भी आपको ट्रेड दिया है, एक तो आईटीसी दिया है और दूसरा पिरामल फार्मा दिया है, ये ट्रेड भी उनकी तरफ से हो गए हैं। ठीक है, 9:03 हो गए। थोड़ी देर में हम आपके सामने नवरत्न शेयर भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक शेयर मैं जरा अमर से और एक शेयर दिवांग से जल्दी पता कर लेता हूँ। लॉन्ग साइड के ट्रेड है, अच्छी पोजीशनिंग के साथ वो बंद हुए हैं, जरा उनमें से आइडिया लेते हैं। एक शेयर है ग्रैनुलस इंडिया, आज ये चलेगा? अमर जी जरा चेक करना, ग्रैनुलस इंडिया चलेगा ये शेयर? तो यदि मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करूं तो देखिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया में एक करेक्शन के बाद इसमें यदि आप देखें तो ऑब्जर्वेशंस के बाद एक करेक्शन काफी शार्प हमें देखने को मिली और ऑलमोस्ट फ्रॉम 700 लेवल से ये स्टॉक जो है 530 तक का करेक्शन देके अभी 580 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जरूर है कि इसमें एक अपसाइड मोमेंटम शॉर्ट टर्म बनी हुई है, तो ये टुवर्ड्स 620 तक का लेवल एक दिखा सकता है, बट वहां जाके इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा एक शेयर है जो मेरे को लगता है थोड़ा और मूव कर सकता है, वह GNFC है। एक बार दिवांग आप चेक करेंगे, GNFC खुलते प्लस करूं क्या इसको मैं? जीएनएफसी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर मिला है। पॉसिबल है स्टॉक फर्दर अराउंड 715 720 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 680 का सपोर्ट यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। डन। तो स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ आपके सामने आ रहा है, आप उसको नोटिस करते जाइएगा और अभी स्टैंपिंग करके आपको वो क्लियर भी हम करते जा रहे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब नवरत्न शेयर आपके सामने रखते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बता देंगे। फिर हम सुपर फास्ट तरीके से शेयर्स को पता करना शुरू करेंगे स्टॉक एक्सप्रेस में भी। पहले नवरत्न शेयर। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि सेबी ने एफएनओ नॉर्म्स टाइटन किए हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, खास करके एंजल वन और बीएससी को। दूसरा स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज़ वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करा दिया है जाइलीड के साथ, जहाँ पे वो कमर्शियलाइज करने वाले हैं HIV ड्रग को। तीसरा स्टॉक रहेगा डाबर। यहाँ पे जो है Q2 अपडेट्स आने लगे हैं और वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है और डिमांड में भी सुधार और बाहर के जो आप कह सकते हैं आउट ऑफ होम कंजम्पशन, इन दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे वीकेस्ट क्वार्टर देखने मिला है पिछले 4 साल में। Q2 का जो एबिडा का एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे 15% गिर सकता है अनुमान से, और पैट में 17% का डिक्लाइन देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक मैरिको, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो है हाई सिंगल डिजिट्स में रह सकता है और FY25 में जो है 10% से ज़्यादा का ग्रोथ का संभव है। अशोका बिल्डकॉन फोकस में रहेगा। MMRDA से इनको 1700 करोड़ का जो है इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है और स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। KPIT टेक, यहाँ पे JP मॉर्गन की अपग्रेड आई है, ओवरवेट से पहले न्यूट्रल था और जो टारगेट प्राइस है 2000 रुपये प्रति शेयर का है। और आगे जाते हुए जो है इनके जो सप्लायर्स हैं ग्लोबली, उन्होंने अभी तक कोई EV कट की अनाउंसमेंट नहीं की है और इनकी टॉप पिक है EN/R&D सेगमेंट में। सितंबर के ऑटो सेल्स में आयशर मोटर्स के आंकड़े की बात करें तो अबव एस्टिमेट्स आए हैं। ऑलमोस्ट 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वही हमारा 8वां स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प भी रहेगा, जहाँ पे सितंबर के जो ऑटो सेल्स हैं वो अबव एस्टिमेट्स आए हैं और लगभग 19% का ग्रोथ देखने मिला है। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने जो अपग्रेड कर दिया है इस कंपनी को बाई टारगेट प्राइस के साथ लगभग 4200 रुपीज़ पर शेयर का, और आगे जाते हुए जो ग्रोथ आ रही है वो डाइवर्सिफाइंग ऑफ ऑपरेशन से आ रही है, यानी कि ऑपरेशंस में डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल रही है और एक सिंगल रीजन में ही फुल रिलायंस नहीं है, अलग अलग एरियाज़ में ग्रोथ आ रही है। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आज हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे अपडेट्स भी आए हैं और कुछ एक रिटेल कंपनीज भी जो कि कपड़ों के रिटेलर्स हैं उन्होंने भी अपडेट्स दिए हैं। काफ़ी
काफ़ी शानदार जो है इस पूरे क्वार्टर में बिक्री देखने को मिली है। पर प्रशांत, खास तौर से 2 स्टॉक्स पे आपकी राय चाहिए, वो है ABFRL और साथ ही बॉम्बे डाइंग। ये 2 काउंटर्स पे बताइए प्रशांत कि देखिए जो नंबर्स हैं कुछ एक अन्य कंपनीज के, वहाँ से अगर हम क्यूज ले तो ये 2 काउंटर्स भी हो सकता है शायद अच्छा प्रदर्शन करे, पर टेक्निकली कैसे प्लेस्ड हैं ये दोनों स्टॉक्स, इसके बारे में बताइए। और क्या यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी के मौके हैं? तो यहाँ पे अगर हम ABFRL को देखें चिट्ठी, तो यहाँ एक रेंज ब्रेकआउट आया और प्राइस 3-4 दिनों से उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, जो कि प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। तो बिल्कुल उसको उस लॉजिक को यूज करके हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होंगे 345 के नीचे, 344, 343 के आसपास स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से अगर ये रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करे तो आपको कम से कम जो टारगेट्स है वो 380, 385 के मिलने चाहिए। तो उन टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग रह सकते हो। जहां तक बॉम्बे डाइंग की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हम रेजिस्टेंस के काफी करीब है, तो यहाँ मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा और सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेल करूंगा 217, 218 स्टॉप लॉस। तो बॉम्बे डाइंग यहाँ पे आप थोड़ा सा बचे, पर ABFRL यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके ज़रूर हैं, इसको ध्यान में रखिए। पर इसके अलावा कुछ एक ऑटो काउंटर्स में जो नंबर्स आए उसमें हीरो मोटोकॉर्प और आयशा मोटर्स दोनों के ही नंबर्स जो हैं काफ़ी शानदार रहे। हालांकि नंबर्स तो बजाज ऑटो और TVS मोटर्स के भी अच्छे थे, पर हमने देखा था कि ट्यूसडे को जब नंबर्स आए तो उसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं देखने को मिला। पर खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही आयशा मोटर्स पे अमर आपसे समझना चाहेंगे, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं पर स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, ओवरऑल जिस तरह की रैली हम लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प में देखी, तो मार्केट्स में देखिए प्रॉफिट बुकिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, और स्टॉक में हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छी रैली दिखाई और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 6,246 का हाई बना के करंटली अराउंड 5,700 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यदि मैं इसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है। हालांकि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में जिसे मोमेंटम कहते हैं, दैट इज डेफिनेटली डिक्लाइन। शॉर्ट टर्म में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे इसे एक सपोर्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर इज 5,500, 5,600, दैट्स अ इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट फॉर हीरो मोटोकॉर्प। वहां आता है तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक ऑन द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द मार्केट, बिकॉज जो ऑटो स्टॉक्स हैं और 2 व्हीलर स्टॉक्स स्पेसिफिकली देखिए और उनके जो मंथली सेल्स के भी जो फिगर्स आ रहे हैं, दैट हैज बीन क्वाइट एक्सेप्शनल। तो उसका एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस हमें हीरो मोटोकॉर्प पे या फिर बजाज ऑटो पे या फिर TVS मोटर्स पे हमें देखने को मिला है। तो ये जो है फिलहाल जो है इनकाउंटर्स पे थोड़ा सा बचे और गिरावट में यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। पर महेश जी, हाल फिलहाल जो पूरी एग्रो केमिकल या केमिकल थीम है वो काफ़ी एक्साइटेड होती हुई दिख रही है। हमारे ही शो पे हम कुछ एक एक्सपर्ट से समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि जिस तरीके से चाइना रीओपनिंग हो रही है, पॉलिसी बूस्ट मिल रहा है, ऐसे में मेटल्स के अलावा कौन सी थीम्स हैं, और उनका मानना था कि केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स थीम पे आप नज़र रख सकते हैं। स्टॉक प्राइस के लिहाज से तो मूवमेंट है, पर महेश, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब अर्निंग सीजन भी आ रहा है, अब मौका है कि केमिकल काउंटर्स पे जो है ध्यान रखा जाए, क्योंकि कुछ एक नाम बीटन डाउन जरूर है? बिल्कुल रखा जा सकता है, एंड आई थिंक विद इन दिस स्पेस स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स आई थिंक शुड रिमेन इन फ्लेवर। और वापस आई थिंक जब अर्निंग्स सीजन स्टार्ट होगा सेकंड हाफ से, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ ऑफ रिस्पाइट। जो 2 चीजें इनके अगेंस्ट हो रही थी स्पेसिफिकली, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स के अगेंस्ट, एक था चाइनीज डंपिंग, आई थिंक वो अच्छी खासी आई थिंक अब कम हो चुकी है, एंड रीस्टॉकिंग हैज स्टार्टेड हैपनिंग। जो रीस्टॉकिंग का सिलसिला पहले कुछ तिमाही हो सकता, तो प्राइसिंग इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली, डिमांड वापस आ रहा है। द ओनली इशू दैट आई प्रोबेबली सी इज ये रेड सी क्राइसिस अगर वापस उभर के आता है तो वापस कंटेनर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं जो वॉल्यूम्स को थोड़ा डिसरप्ट कर सकते हैं। तो स्पेस अच्छी है, एग्रोकेमिकल्स ऑल्सो आई थिंक मॉनसून अच्छे होने के कारण डिमांड ठीक ठाक रहनी चाहिए, एंड विद बेटर मॉनसून एंड बेटर रिजर्वायर लेवल्स, जो हमारा राबी क्रॉप होगा, जो विंटर क्रॉप है, उसके लिए भी आई थिंक जो एक मोमेंटम लगता है ये सारी प्लेयर्स के लिए, ये शायद बरकरार है। डन। तो मार्केट अब ओपनिंग हो रही है 1 मिनट के बाद। वैसे मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी के जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं वो करीब 344 हुए हैं। यही बात हमने सुबह भी आपको बताया था कि 244 जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इतना नहीं होगा जितना दिख रहा है ये।
क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंटिंग कैलकुलेशंस लगेंगी तो करीब 100 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। तो एग्जैक्टली 100 पॉइंट जोड़ा, 344 पॉइंट ऊपर डाउन खोल रहा है और ये खोल रहा है एक्चुअली में एक सपोर्ट के आसपास भी, जो कि 25,400 452 का है। तो एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर यहाँ से बच गया यानी कि आज का लो अगर प्रोटेक्टेड हो गया तो ट्रस्ट में फिर आज का लो आज की ओपनिंग का ही लेवल बन जाएगा, फिर उसका इसको नहीं तोड़ेगा। दूसरा, बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो 600 पॉइंट की है। यही हमारी कैलकुलेशंस थी कि अगर 250 को 3 गुना भी कर दो तो 750 पॉइंट, और मेरे हिसाब से 100-150 पॉइंट का डिस्काउंटिंग आएगा इसके फेवर के अंदर, और ये करीब 600-650 पॉइंट खोलेगा। एग्जैक्टली 608 पॉइंट डाउन खोल रहा है 52,300 के आसपास। एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड में से एक है। तो ओपनिंग हम कर रहे हैं मार्केट्स की, देखते हैं पहले तो आज लेवल के हिसाब से। और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तो मार्केट के अंदर दिख नहीं रही है, और मेरे को लगता है कि हाँ एक तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर वापस आप ज़रूर देखने को मिल सकता है अगर पुल बैक मार्केट के अंदर आ जाता है तो। ठीक है, देखते हैं अब और क्या होता है मार्केट के अंदर। फिलहाल अभी 206 पॉइंट रह गए हैं सिर्फ, जैसे 344 पॉइंट का पहला टिकाया, फिर सीधा 206 पॉइंट अभी रह गया और 500 पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एज सच कोई प्रॉब्लम तो मेरे को अभी दिखी नहीं, और मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट के अंदर तेज़ मोमेंटम वापस से लौट सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स अभी कोई खास बढ़ा हुआ नहीं है, डर नहीं है मार्केट को, और ये डर उल्टा घटा है। 1% इंडिया विक्स कम हुआ है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज मार्केट के अंदर देखने वाली या समझने वाली है। एक और चीज़, ऑप्शंस वाले भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा, ध्यान भी रखिएगा, ट्रेडिंग भी आपको मौका मिलता रहेगा। आज ट्रेड कैसे करना है या किस रूप में करना है उसको देख के आप समझ के ट्रेड कीजिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया विक्स आपको 8% ऊपर एकदम से दिखेगा, उससे पहले तक इसमें टिक नहीं आए थे अच्छे से। अब इंडिया विक्स 8% ऊपर है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो मेरे को भी दिख नहीं रही है। देखते हैं अभी और क्या होता है मार्केट के अंदर। जल्दबाजी ना उठाइएगा, लैब टेस्टिंग वाले ट्रेड कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले 5 बड़े शेयर जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिखाते जाइए। पहले दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1.5%, दूसरा दिखाइए HDFC बैंक कुछ भी नहीं है 1/4%, तीसरा दिखाइए L&T या फिर TCS वगैरह इस तरह का कॉम्बो, HUL 0.2% है, TCS 1 से 1.5% है, इन्फोसिस 0.5% है, और एक L&T और दिखा दो लगे हाथ, उसका थोड़ा ग्लोबल फैक्टर भी काउंट पता लग जाएगा, 1.5% है। तो कोई भी शेयर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो शुरुआती जो झटका है, बड़े शेयर भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेशो एडवांस डिक्लाइन की और 300 वर्सेस 800 शेयरों की अभी रेशो चल रही है। मैं जल्दी से बता देता हूँ टॉप लूज़र कौन कौन से बने हैं आज मार्केट के अंदर, और फिर ज़रा F&O वाले शेयर्स भी ज़रा दिखाऊँगा स्क्रीन पर। एक काम करो, पहले वही दिखाओ, फिर F&O वाले शेयर्स दिखाओ। उसमें BSC दिखाओ एक एक्सचेंज के तौर पर, CDSL दिखाओ एक तो डिपॉजिटरी के तौर पर, और इसके अलावा कुछ ब्रोकिंग की कंपनीज भी दिखा दो, ताकि शुरुआत से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे जा रहे हैं। BSC में सिर्फ 30 रुपये की बढ़त है, शुरुआती जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसका भी अपना फ्यूचर है, तो इसलिए भले वॉल्यूम कम है बट है। CDSL में कोई खास इम्पैक्ट आना नहीं था, तो डिपॉजिटर है तो इसलिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। एंजल 2 से 2.5% टूटा है। मैं फिर से बताता हूँ, ब्रोकर कम्युनिटी काफ़ी होशियार होती है, अपने क्लाइंट्स को कहीं जाने नहीं देगी, वॉल्यूम्स कहीं गिरने नहीं देगी, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। और इनफैक्ट वो भी चाहते हैं, अगर उनके क्लाइंट्स ही मर जाएंगे तो काम कैसे होगा, तो इसलिए वो शायद वेलकम भी करेंगे इस चीज़ का, लेकिन इसका रास्ता भी ज़रूर ढूंढा जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे ट्रेड ली जाए। ये रफ आइडिया आपको ज़रा इसके बारे में पता लगा। अब जरा मैं टॉप गेनर्स और लूजर्स आपकी सूची पे रखता हूँ। पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आते हैं। मेटल वाला काउंटर GSW स्टील, ONGC, हिंडाल्को, ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे आधे से 0.25% तक की बढ़त है। नुकसान कहाँ पे है ज़्यादा बड़े शेयरों में, वो है आइशर पे, M&M पे, BPCL पे। BPCL आपको पता ही है, ये जो क्रूड वाला इम्पैक्ट है वो BPCL IOC पे इम्पैक्ट डालेगा, और उसके बाद वो सीधा इम्पैक्ट आपके ऑटोस पे भी आएगा। ऑटो के सेल्स के नंबर भी आपने भी देख ही दिए हैं रिसेंटली, उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक ये कैलकुलेट करके लेके आ रहा है। टाटा मोटर्स भी आज नीचे है, और बजाज ऑटो भी आज करीब 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसमें से 2 व्हीलर वाली कंपनीज़ का कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स भी हैं, हालांकि वो सीधा इन दोनों कंट्रीज़ पे नहीं है, बट हाँ उनका एक्सपोर्ट्स के डिवीज़न टिपिकली गल्फ में भी काफ़ी मूव करती हैं। JSW स्टील और हिंडाल्को ने आज अपना साल का हाई भी टेस्ट किया है। कुछ और शेयर्स भी आपको नोटिस कराता हूँ। मैरिको 2% ऊपर, इसके अलावा पॉलिसी बाजार 1.25% ऊपर, जिंदल स्टील और GSPL दोनों ऊपर हैं, करीब 2% है। और अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो डाबर के अंदर भी करीब 6-6.5% का नुकसान
अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साल का हाई टेस्ट करने वालों में से पॉलीकैब भी है और ब्रिटानिया ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। कुछ और शेयर्स की अगर आप सूची चेक करेंगे तो आपको दिखेगा जेपी पावर को तो छोड़ना ही होगा, बस वही मैरिको दिख रहा है, जिंदल स्टील ही बार बार घूम फिर के आ रहा है। और जहाँ पे और थोड़ा नुकसान बढ़ा है वो 361 नाम का भी एक ब्रोकरिंग कंपनी है, आपको पता ही है इसके बारे में, वो करीब 4% वो भी नीचे है। और इसके अलावा हिंद पेट्रो यानी कि HPCL ये भी करीब 4% नीचे है। बलरामपुर चीनी ने आज साल का नया हाई टेस्ट कर दिया है, ये बात भी आज कमोडिटीज़ प्ले में आपको देखने को मिलेगी। सेक्टोरल चर्निंग जरा जल्दी से दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पे हो रही है। आज थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है वो IT पे ध्यान रखिएगा, अपने एनर्जी को थोड़ा IT की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। और मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत स्मॉल कैप की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि F&O में सिर्फ बड़े शेयर शामिल होते हैं, छोटे शेयरों में तो फ्यूचर्स ही नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा मूव करेगा भी नहीं। आप अपनी निफ्टी पे अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो मेटल काउंटर में से JSW स्टील 1.5% ऊपर है, तो ज़्यादातर शेयर नीचे आपको कमज़ोर दिखेंगे। ऑटो और ऑयल एंड गैस के शेयर्स आपको स्क्रीन पे ज़्यादा आ रहे हैं, ये IT का इम्पैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। एम्फेसिस जैसे शेयर सिर्फ 1 से 1.5% है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर ने अपने आप को 1% की रेंज में रोक दिया है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा रहे हैं। मेटल्स लेके आइए, मेटल्स के अंदर JSWPL और JSW स्टील ये दोनों के दोनों शेयर्स आपको दिख रहे होंगे आज थोड़ी कमज़ोरी के अंदर। ठीक है, बैंक का भी ये बजरा लेकर आते हैं, बैंक के अंदर कैसे ट्रेड हो रहा है, और बैंक के अंदर ज़्यादातर शेयर्स आपको कमज़ोर हैं, बट परसेंटेज लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, खबर का इम्पैक्ट और खबर के ग्लोबल इम्पैक्ट दोनों को जोड़ के अगर कोई भी बड़ा शेयर निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स में से कुछ रीज़न से छोड़ दिया जाए इक्का दुक्का शेयर्स को, तो ज़्यादातर शेयर 1 से 1.5% की गिरावट में है। ये एक डिसिप्लिन्ड मार्केट की पहली पहचान होती है कि आपके बड़े शेयर जो मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव में बड़े क्रैक ना आए अनटिल अनलेस जब तक उसके स्पेसिफिक कोई खबर ना हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। स्वाभाविक है कि आज गैप डाउन हुआ है तो आपको स्क्रीन थोड़ी लाल ज़्यादा दिखेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि परसेंटेज में कट बहुत बड़े बड़े कट्स नहीं है, अगर आप ये अपनी स्क्रीन पर हीट मैप के जरिए भी देख पा रहे होंगे। तो 250 पॉइंट की गिरावट है, अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, गिरावट और बढ़ नहीं रही है यहाँ से, इतना तो हमने गैप डाउन ही किया था, इनफैक्ट इससे ज़्यादा किया था गैप डाउन। और आज का लो और आज की ओपनिंग का मैं आपको लेवल बताता हूँ। आज का ओपनिंग का लेवल है 452, 25,452, और आज का लो है 25,452। तो आज का ओपनिंग का और आज का लो का लेवल बन गया। अब बाजार तभी कमज़ोर होगा जब 452 को ब्रेक करेगा। आपका ये आज का स्टॉप लॉस है, मेरे से मत पूछिए, किसी से मत पूछिए, कोई मत जानिए, आज के लो को और आज के ओपनिंग को अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर आते समय हम 25,800 तक की जर्नी को वापस प्ले कर सकते हैं। तो ये सेम विद बैंक निफ्टी भी है, इसका भी ओपनिंग और इसका भी लो आज का सेम है, सिर्फ 10 पॉइंट का फ़र्क है। तो आप जब तक 52,300 नहीं टूटे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ये स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, यही स्टॉप लॉस आपके लिए आज के लिए वैलिड्स हो जाएंगे। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया विक्स करीब 9% ऊपर है, थोड़ा आराम आराम से सौदे लेना है ना, जब तक फियर थोड़ा कम नहीं होता। ये फियर कम होते ही फिर आप देखना मार्केट का कमाल। तो बाजार की 1% की कमजोरी पर शुरुआत हुई है और दो शेयर आपको जो मजबूत दिख रहे हैं ना, एक का कनेक्शन है चीन से और एक का कनेक्शन है मिडिल ईस्ट से। JSW स्टील, उसमें हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली की अच्छी रिपोर्ट आई थी, 1.5% ऊपर है। ONGC में करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आया है। लेकिन आपके लिए ट्रेड कहाँ पर है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे। कमजोर शुरुआत, हालांकि उतनी भी कमजोर नहीं है। देखिए, हमने सुबह के सत्र में ना 5 नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए दिखाए थे, लेकिन जो कमजोरी है वो 1% से भी कम की फिलहाल है और हल्की हल्की सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी अब हम देख रहे हैं कि 225 अंक ही कमजोर रह गया है। आपको बाजार में कहां पर ट्रेड नजर आ रहा है, क्या खरीदें या फिर क्या बेचें अभी? तो यहाँ पे अभिषेक जी मुझे ऑरो फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे सपोर्ट से परसों के दिन बाउंस हुआ था, मुझे लग रहा है वो सपोर्ट अभी भी होल्ड हो रहा है और वीकली टाइम फ्रेम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये करीबन 1450, 1440, 50 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट, और जो परसों का लो बना था वो 1407 का, थोड़ा डीप हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1420-25 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट रखेंगे करीबन 1500 का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस है। फार्मा अच्छी शुरुआत, 0.25% के आसपास की तेजी है। हालांकि
पिछले महीने भर में देखेंगे तो 7-8% ये शेयर गिरा था, लेकिन 1420-25 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और 1500 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कीजिए, यानी कि 50 रुपए का आपको रिवॉर्ड है, 25 रुपए का जोखिम आपको लगा के चलना है। अरविंदो फार्मा में 1500 का टारगेट, 1420 का स्टॉप लॉस। ये हो गया प्रशांत जी की तरफ से आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। अमर जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपका शेयर कौन सा होगा, नजर आपकी कहां पर गई है बाजार में? देखिए फार्मा स्पेस में ही मैं स्ट्राइड्स फार्मा जो है उसकी बात करूंगा। ये स्टॉक जो है काफी कंसोलिडेशन में था फिलहाल काफी दिनों से, और इसका एक मेजर लेवल था ऑलमोस्ट 1430 जो इसने सितंबर में एक हाई बनाया था। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में चला गया। यदि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं, तो इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की वॉल्यूम्स भी हुई है इसमें, दैट इज अ गुड साइन। तो ये 1430 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। इट कैन रैली टुवर्ड्स द 1500-1520 लेवल्स। ऑन द डाउन साइड 1430 के नीचे का इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो कोई यदि बाइंग करते भी हैं तो द स्टॉप लॉस नीड्स टू बी बिलो 1430 लेवल्स। ठीक है, 1430 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा अमर? आप 1520 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 1520 का टारगेट आपको लगा के चलना है स्ट्राइड्स में। तो दोनों के दोनों जो शेयर है वो डिफेंसिव स्पेस से आए, और उसमें भी फार्मा से अरविंदो और स्ट्राइड्स फार्मा, हमारे दो एक्सपर्ट की तरफ से। अच्छा, एक शेयर प्रशांत आप जरा चेक कीजिए, वो है एमसीएक्स। लगातार दूसरे सत्र में बढ़िया मोमेंटम है एमसीएक्स में। कहां तक जाते हुए आप शेयर को देख रहे हैं और क्या नई खरीदारी करनी है इसमें? तो यहाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है अभिजीत की यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। करीबन अगर हम देखें तो 5000 ऑलमोस्ट 900 की कगार पे, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो ऑलमोस्ट आपको 6100 6150 ये लेवल्स कंफर्टेबली आ सकते हैं। आपका आइडियल स्टॉप लॉस होगा जो स्विंग लो है वो थोड़ा डीप हो जाएगा, तो आप करीबन 5775 5780 इस जोन में स्टॉप लॉस कम से कम 1.5-2% का रिस्क आपको इसमें रखना होगा। यहाँ से आप टारगेट स्ट्रेट 6100 6150 ये रख सकते हैं। अप्रोच पोजिशनल होना चाहिए। अप्रोच पोजिशनल होना चाहिए। प्रशांत, आपसे अगला सवाल भी होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पेंट हो, ऑटो हो या फिर एफएमसीजी स्टॉक्स हो, वहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हो गया, एशियन पेंट्स, आयशर, एमएनएम, टाटा मोटर, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। और अगर हम मान के चलें कि अगला महीना भर या फिर अगले 1-2 महीने कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए ठीक रहने हैं, तो मान लीजिए कहीं गिरावट बढ़ती है, तो आपको क्या सही लग रहा है? बाय ऑन डिप्स कहां पर करना है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे जो स्टॉक बेहतर लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर ही होगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है, जो आज का लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट है करीबन 1165 1165। सो 1160 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं। ये इनफैक्ट प्रीवियस रेंज तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, और यहाँ पे डिप पे ऐड कीजिए करंट लेवल पे और पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट एक रेजिस्टेंस होगा जो 20 दिनों के एवरेज है 1200, बट कंपोजिशन आप 1215 1220 के लेवल भी देख सकते हैं। 1220 तक के लेवल भी आ सकते हैं टाटा कंज्यूमर के शेयर में। मेरी जी, एक ऑयल एंड गैस का शेयर आपके सामने मैं रखूंगा, उस पर जरा व्यू चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अर्बन थीम से भी जुड़ा है। वो है गेल इंडिया का। गेल 210 से शेयर चलते चलते अभी ये 250 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। आपको लगता है कि ये पोजिशनल प्ले से, या फिर अगर किसी को लंबा भी रखना हो, एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो में? ये बिल्कुल, आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक 2-3 चीजें। एक, आई थिंक जो ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं गेल इंडिया के केस में, बिकॉज इट्स अ मिड स्ट्रीम कंपनी, ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स ठीक ठाक रहने की पूरी उम्मीद हम जता सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो प्राइस रिविजन हुए हैं फॉर अ फ्यू ऑफ देयर पाइपलाइंस कुछ दिनों पहले, आई थिंक इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स नंबर्स पे देखने मिल जाएंगे एज फार एज गेल इंडिया इज कंसर्न्ड। जो दो चीजें आई थिंक थोड़ी नंबर्स को ओवरऑल ग्रो होने से रोक सकती है। एक है जो इनका डाउनस्ट्रीम बिजनेस है, जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस की हम बात करते हैं। पेटकेम बिजनेस की जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये थोड़ी अभी भी सॉफ्ट है, और इसकी वजह से आई थिंक द पेटकेम साइड ऑफ द बिजनेस माइट बी अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज फार एज ओवरऑल नंबर्स आर कंसर्न्ड। बट अगर हम सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक ग्रोथ शुड रिमेन स्टेबल, और एक्सपेक्टेशन यही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन द पेटकेम बिजनेस शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग। इसलिए जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और एक जो सम ऑफ टोटल पार्ट्स की एक वैल्यू मिलती है गेल को, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लोज, जो रेगुलेटेड इक्विटी है, जो ROEs हैं, along with the dividend yield that it probably gives out, I think ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन के हिसाब से
यही दर्शाते हैं कि नंबर्स स्टेबल और ठीक ठाक रहेंगे एंड द डोमेस्टिक सिक्लिकल स्टोरी विल कंटिन्यू फॉर गेन इंडिया एज वेल। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। 207 पॉइंट की समय सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है निफ्टी पर, यानी कि निफ्टी ने जो अपना आज का लो है उसको प्रोटेक्ट किया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि अगर आज के लोज प्रोटेक्ट होंगे तो मार्केट्स के अंदर आपको रिकवरी आ सकती है। वो धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। उसका एक रेसिप्रोकल इम्पैक्ट यानी कि उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, वो पड़ता है विक्स पे। विक्स पहले जो करीब 9% था 6% है। देखिए ये फेयर इंडेक्स है, बहुत ही प्यारा इंडेक्स है। मैं आपको बताऊं, जब भी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, पॉलिसी के अंदर जब भी कोई खबर आए, आप मेरे से पूछेंगे अपने 17 साल के इंटेलिजेंस का एक पॉइंट बताइए, तो मैं बोलूँगा इंडिया विक्स है वो। जब भी पॉलिसी के रिगार्डिंग, जब भी ग्लोबल मार्केट्स में जब भी ऐसा बड़ा गैप डाउन हो, इंडिया विक्स को स्क्रीन पर सबसे टॉप पे लगा लो। अगर वो शुरुआत में जितना बड़ा है और उसके बाद धीरे धीरे करके स्लाइड करने लग जाए तो आपका फियर को एडजस्ट कर देता है, वो लोगों को आदी बना देगा उस चीज़ का। और एक बार अगर आप आदी हो गए तो फिर डर किस चीज़ का, है ना। फिर तो आपको पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा इंडेक्स है, आप इसको ज़रूर फ़ायदा लिया कीजिएगा। अब आप देखिए बड़े शेयरों में एक रिलायंस को मैं छोड़ दूं जो कि करीब 1.25% तक की गिरावट, यानी कि खुलने के बाद थोड़ा ज़्यादा टूटा है। नहीं तो और जितने भी मैंने बड़े शेयर देखे उन सभी के अंदर या तो रिकवरी आ रही है या तो गिरावट बढ़ नहीं रही है। HDFC बैंक के अंदर भी एक बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे सभी शेयर्स दिखाइए, फटाफट से दिखाते जाइए। TCS, इन्फोसिस, LNT, HUL, सब के सब शेयर्स दिखाते जाइए। एक और चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ऑप्शंस कई बार लगता है देख के कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बड़ा स्विंग है, लेकिन ये स्विंग उतना भी बड़ा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रिकवरी आज ही आज में चाहिए आपको, ये रिकवरी कल और परसों में भी आ सकती है। बट आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हो, समझे। पोजीशनिंग इन द सेंस यानी कि पकड़ पकड़ के एक बार ट्रेड देख सकते हो। एक और चीज़, अब ज़रा सेक्टोरल मूव आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ जो स्टील वाली कंपनीज़ हैं उनके अंदर आज शुरुआत में भी ट्रेड अच्छा था और अभी भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। एक बार आप दिखाइए, मेटल इंडेक्स बाकायदा 0.5% ऊपर है। तो जो ग्लोबल चिंताएं हैं इसको सेट ऑफ करने का एक और एग्जांपल ये भी है, इसको भी आप देख सकते हो। मैं आपका हिम्मत नहीं बढ़ा रहा, बट मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ। दूसरा, आज जब हमने सुबह भी बातचीत हो रही थी तो हमारा मानना था कि फार्मास्यूटिकल्स वाला सेगमेंट थोड़ा रोल प्ले करेगा। फार्मा के ज़्यादातर शेयर्स में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और आज अपने ट्रेडिंग कॉल्स में भी फार्मा, FMCG और मेटल्स के ही ट्रेड ज़्यादा देखे होंगे जो हमारे मेहमानों ने भी आपको दिए हैं। अब जरा ओपनिंग के अंदर कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, मैं जरा उस हिसाब से आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश करता हूँ। पहले आते हैं लॉन्ग साइड पे। जिंदल स्टील और GSPL तो ठीक है, वो तो बन ही रहे हैं। एक और शेयर है जिस पे बिना वॉल्यूम के तेज़ी आ रही है, वो है पेट्रोनेट LNG। LNG की सप्लाई वहीं से ही होती है, आपको मालूम है। इंडिया में बात बहुत ज़्यादा नहीं है, ये करीब 2 से 2.5% ऊपर है। एक बार ज़रा ये समझ लेते हैं, ऑल्दो ये नेगेटिव होना चाहिए था, बट डेज हाई टेस्ट हो रहा है 2 से 2.5%। पेट्रोनेट LNG पे मेरे सर एक बार आपका टेक चाहिए, ये ऊपर क्यों आ रहा है सर? तो डिम्पी, आई थिंक 2-3 जो ट्रिगर्स हैं स्टॉक के लिए। एक LNG प्राइसिंग को लेके इटसेल्फ, आई थिंक जो इनके लॉन्ग टर्म करार है, गैस प्राइसिंग, इनकी एक्विजिशन कॉस्ट या सोर्सिंग कॉस्ट तो ठीक ठाक रहेगी। बट अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस और डीपन हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक जो दर है LNG के, ये शायद बढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंड प्रोडक्ट प्राइसेस। कहीं ना कहीं इनकी जो कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, कोची टर्मिनल इज रैंपिंग अप इट्स कैपेसिटीज टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट केपेक्स जो इन्होंने राइट टाइम पे किया है और जो रीगैसिफिकेशन कैपेसिटीज कैन एक्सपेक्ट वॉल्यूम्स टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो एंड यूसेज इंडिया में भी है इन टर्म्स ऑफ ईदर CNG और PNG पाइप गैस को लेके या हाइब्रिड कार व्हीकल यूसेज के हिसाब से भी कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी रीजनेबल इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। Obviously, I think logistic disruptions कैसे रह सकते if this escalates in the Middle East is a question mark at this juncture. But ये 2-3 चीजें I think इनके फेवर में है और शायद नंबर्स, जैसे हम गेल के भी किसी हिसाब से बात कर रहे थे, I think should be reasonable enough compared to the rest of the pack. तो ये completely commoditized story नहीं है, but this is one commodity that can have reasonable amount of pricing
इन फेवर ऑफ पेट्रोनेट। अगेन डिविडेंड यील्ड, कैश फ्लो ठीक ठाक है इनके फेवर। सर अब राजेश पालेवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अजीत मिश्रा भी हैं। एक काम करते हैं, ओपनिंग के ट्रेड की जरा उनसे भी समझ लेते हैं उनका टेक क्या है। राजेश सर, पहले तो शुक्रिया, आज आपने सुबह सुबह भी हमको समय दिया था। जरा बताइए सर, आपका टेक क्या है मार्केट्स पे, या आपके ट्रेड कौन से हैं वो भी बताइएगा। डिम्पी जी देखिए, अभी तक के सेटअप के हिसाब से तो 25,500 जो कि एक सपोर्ट एरिया था उसको होल्ड आउट किया निफ्टी ने, और वहां से थोड़ा पुल बैक भी बना है। हालांकि अभी भी यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज ये एक गैप डाउन के बाद का पुल बैक है। देखना होगा 25,650 को हम निगोशिएट कर पाते हैं, उसके ऊपर सस्टेन होते हैं या क्रॉस करते हैं या नहीं। अदरवाइज वहां पे हमें लगता है वापस से थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा। ओपनिंग के बाद से हमें लगता है कि एक सेक्टर जो कि यहाँ पे वापस कंटिन्यूटी दिखा रहा है डिस्पाइट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी, वो है केमिकल स्टॉक्स। और आई थिंक केमिकल स्टॉक्स में से हमें लगता है दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे एक बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है, हमें लगता है केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्राइट, SRF, नवीन फ्लोराइन, ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो दीपक नाइट्राइट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, और हमें लगता है कि अगर मार्केट 25,500 को होल्ड आउट करते हैं और थोड़ा स्टेबल होते हुए दिखते हैं, तो ये स्टॉक में अगर हम कैश के लेवल की बात करें तो 3,040, 3,060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 29.45 के आसपास। और दूसरा सेगमेंट आप भी चर्चा कर रहे थे, फार्मा हमें पसंद आ रहा है। फार्मा में हमें लगता है काफी स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे रिकवरी के साइन ओपनिंग के बाद से दिखा रहे हैं। उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे लुपिन और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स पे फोकस रखा जा सकता है। लुपिन में हमें लगता है 2240, 2250 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2160 के आसपास। और सन फार्मा के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 1970, 1980 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए सन फार्मा में बाय करने का 1905 के आसपास। आप बहुत अच्छे ट्रेड आपने बताए सर। ज़्यादातर शेयर्स पे हमने स्टैंपिंग भी कर दी है और आप इसमें भी डिफेंसिव वाले शेयर्स ही बता रहे हैं। अब आप देखिए सिर्फ 166 पॉइंट की गिरावट रह गई है। सुबह हमारा यही कॉन्फिडेंस था कि एक बार आज का लो और ओपन फिक्स हो जाए, अगर वो नहीं तोड़ेगा तो फिर आप देखिएगा रिकवरी। अच्छा, ये पॉइंट ज़रूरी नहीं कि आज ही आए, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अभी सर ने भी ये बात बोली है कि हम एक पुल बैक में है, ये पुल बैक वापस से सेलिंग प्रेशर में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपने वेव देखी होंगे ना, पहले आगे जाते हैं फिर वापस पीछे, फिर और आगे, फिर वापस पीछे। तो कुछ वैसा ही फील अभी आपको आ रहा होगा मार्केट्स को देख के। बट मैं बोलूँगा बहुत ही शानदार रिकवरी है। आपको 25,800 की कॉल का मैं सिर्फ प्राइस बताना चाहता हूँ। देखिए अभी सेबी ने ताज़ा ये बताया है कि अब फ्रंट कीमत रखेंगे, ऑप्शंस की एक्सपायरी ख़त्म करेंगे। अब हमको भी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी बार बार आपको ऑप्शंस दिखाने की। लेकिन फिर भी ये जो 25,800 वाली कॉल है, इसका रेट अभी 26 रुपये हो गया। आपको पता है ये सिर्फ 10 मिनट पहले कितने की कॉल थी? ये 10 मिनट पहले कॉल थी, यानी 10 से 15 मिनट पहले इसकी कीमत थी सिर्फ 4 रुपये। अब ये 26 रुपये की है। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू होती हैं, यहीं अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। कम पैसे में अच्छा ट्रेड मिलता। 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, आज के मैं सिर्फ प्रॉफिट मान लो 4 रुपये पे नहीं लिया, आपने एवरेज 10 रुपये पे लिया। 10,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट होती 1000 यूनिट डालने पर। और अगर आप इसको डबल करके बेच रहे होते, 20 के एवरेज पे भी बेचा होता, तो 10 पे 10,000 आ गया। पैसा आज जो लगाया उसका 100% गेन आ गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये रेगुलेटेड होनी चाहिए। रिटेलर्स यही मार खा जाता है, इसलिए सेबी को ये काम करना पड़ रहा है। और हमारी भी चिंता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पैसे जाते भी ऐसे ही हैं, फिर 10,000 पे 10,000 ही चले जाएंगे। और फिर कई बार भावना ऐसी हावी हो जाती है कि नहीं, मेरे को कैसे नुकसान होगा, आ जाएगा ऊपर, हे भगवान इसको ऊपर कर दो। ऊपर होता नहीं है तो आपके 20 के 20,000 पूरे भी चले जाते हैं। मुझे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा बस। और ऐसा कुछ आप ट्रेड अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। आप जरा एक काम करते हैं, अजीत सर भी काफ़ी देर से वेट करते हैं, उनके भी जरा ट्रेड ले लेते हैं, फिर कुछ जो शेयर्स हमने निकाले हुए हैं वो पता करेंगे। अजीत सर नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ओपनिंग के ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जैसे कि अभी आप शेयर भी कर रहे थे कि थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है, तो रिस्पाइट बेसिकली आप 20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्लोज कहाँ करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। और इन सब में बेसिकली आपको उन सेक्टर्स पे, थीम्स पे फोकस करना है जहाँ पे कि रिजिलियंस है।
और आज भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईटी में कुछ खास तरीके का डैमेज दिख नहीं रहा है, खासतौर से अगर आईटी मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस मुझे लगता है बिकॉज एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुई है अपने रिकॉर्ड हाई से और एक स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली फॉर्म कर रहा है करीब 1870-80 के जोन में। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। करीब 1960-1970 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1875 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम मेरे हिसाब से अभी आईजीएल का होगा, जहां पे कि आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस के पास एक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट सेशन में एक अटेम्प्ट भी हुआ था ब्रेकआउट का, थोड़ा सा एक पुल बैक आया, बट मुझे लगता है कि फाइनली ये रेडी है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव के लिए। थोड़ा लो बीटा काउंटर भी है, तो उस तरीके से भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप 545 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 575 तक के पोजीशन टारगेट के लिए आईजीएल को भी लॉन्ग कर सकते हैं। बताएं या ना बताएं, ट्रेड अपने आप में बताने के लिए बहुत होता है। आप जितने भी ट्रेड अब तक फायर किए हैं, सन फार्मा दिखाना, एक बार आईजीएल दिखाना, सर के 2 ही शेयर से मैं पकड़वा के देता हूँ आपको पॉइंट। ये कहने का मेरे मतलब है कि जो शेयर आपको, ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ था तो सारे शेयर्स आपको गैप अप मिले, ऐसा नहीं है। सभी शेयर्स अमूमन नीचे थे। रेशियो तो बहुत ख़राब खोली हमने, 300-1800 खोली थी, और उसमें भी बड़े और छोटे शेयर सब मिला के। निफ्टी की तो और ख़राब थी, क्योंकि एफ&ओ निफ्टी के बड़े शेयर्स का ही पार्ट में होता था। लेकिन उसके बाद आप देखो, ना केवल निफ्टी पे रिकवरी आई, बल्कि बैंक निफ्टी पे भी हल्की हल्की रिकवरी आ रही, बट बैंक निफ्टी उतना रिकवर नहीं कर रहा फास्ट। ये मार्केट की ब्रेड्थ है। अब हम 40 शेयर प्लस करके बैठे हैं। एनएससी के जो शेयर 1300-1800 हुआ करते थे, वो बढ़कर अब 600 और 1700 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, और बीएससी की रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो ये एक पॉइंट नोटिस कराने वाला है। एक चीज़ मैं आपको नोटिस और कराता हूँ, निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर्स में प्रीमियम बहुत अच्छा है। ये प्रीमियम्स इरोड नहीं हुए हैं। प्रीमियम्स क्या होता है? मेरी इच्छा शक्ति कि मैं कितने पैसे ज़्यादा दे सकता हूँ इसको खरीदने के लिए। तो अभी भी आप 180 रुपये ज़्यादा दे रहे हो खरीदने के लिए, और 180 पॉइंट का ही हमने प्रीमियम क्लोज भी किया हुआ है। तो मैं जो मेरे ज़्यादा पैसे देने की इच्छा है या खरीदने की इच्छा है, उसको मैं कम नहीं कर रहा हूँ। ये प्रीमियम का पहला सूचक है। और आप देखो प्राइस के अंदर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज जो शुरुआत से काम हो रहा है अभी तक हुआ ही नहीं। और आपको जिस मैं 25,800 की कॉल के बारे में जिक्र कर रहा था, वो देखते ही देखते 30 रुपये की हो गई है। दिखा दीजिए एक बार, उसकी कीमत इस समय 30 रुपये, ये 4 रुपये थी, अब ये 30 रुपये। मैं बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलती हैं। आप मेरे को बताइए कोई ऐसा कैश का ट्रेड जिसके अंदर 20% का सर्किट लगाओ। 10 रुपये का भी लोगे, 20% की कैलकुलेशन 12 रुपये पे उसको सर्किट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20% से ज़्यादा तो कोई शेयर बढ़ ही नहीं सकता ना भाई। 10 रुपये का शेयर है, 20% हो गए 2 रुपये, आप 2 रुपये का सर्किट लगाओगे, यानी कि 12 रुपये रुक जाओगे। लेकिन ऑप्शंस क्या है? 4 रुपये की चीज़ 30 रुपये की हो गई। नो सर्किट्स, नो सर्किट्स। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है 40 रुपये की भी हो जाए, है ना। और आपके पास वॉल्यूम भरने का भी ऐसे नहीं कि हाँ भैया इसमें पूरा मार्जिन लगेगा। भाई 4 रुपये का है, आपके हिसाब से ट्रेड आपने लिया। यही अपॉर्चुनिटी भी है, यही रेगुलेशंस भी है। इसलिए सेबी को मैं थैंक यू भी बोलूँगा अपनी तरफ से कि आप कॉग्निजेंस ले रहे हो, लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वॉल्यूम किसी तरह से कम ना हो। ये अपॉर्चुनिटी जो भारत को मिली है अच्छे डेरिवेटिव मार्केट्स की, वर्ल्ड के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट्स की, वो जानी नहीं चाहिए। अब आप देखो ये 32 रुपये हो गए। मैं इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप लें ना लें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें, जैसे मर्जी करें, लेकिन एक अच्छा ट्रेड सुबह सुबह का आपको मिल गया आज के लॉस प्रोटेक्ट होने के बाद। अब जरा मैं कुछ एक ट्रेड जल्दी जल्दी लूँगा प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी जरा एक शेयर और चेक कीजिए। ग्रैंड इंडिया मैंने सुबह सुबह पूछा था, शेयर चल गया, डेज हाई आ गया। आज का जो 2% 2.5% का गेन आया है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट या स्टे इन द मार्केट? तो डिम्पी जी यहाँ पे मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली बेस फॉर्म हो चुका है, फुल बैक की तरह ट्रेड कीजिए, और यहाँ से मुझे लग रहा है 618 621 इस टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए करीबन 590 591 के आसपास सिस्टम में रख के आप लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्रैन्यूल्स इंडिया पे रहा है, पर जी हाँ शानदार रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तरों से। देखिए निफ्टी बैंक भी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है, 400 अंकों से भी ज़्यादा की कम की जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई है। यही पॉइंट डाला था कि लैब टेस्टिंग वाले ट्रेड ज़रूर करने चाहिए, 1-2 लॉट ज़रूर डालो। ये
आप ही तो बैठे हो कि भैया डिप आ जाए हम बाय करें। भाई कैसा डिप चाहिए, जीरो करोगे क्या इंडेक्स को, तब डिप मिलता है क्या? डिप यही तो होता है 1600-1700 पॉइंट का डिप मिल जाना बैंक निफ्टी पे। तो आज जिन्होंने इस डिप का इस्तेमाल किया, मैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके ही माध्यम से कि भाई अपने प्रॉफिट जो आज के डिप के लिए हैं, या तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देना, तो बुक कर लो। सिचुएशन अभी ओपन एंडेड है। पर डिम्पी ये देखिए, एक ये भी बात जरूर थी कि देखिए यूएस के बाजारों में कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं रहा। एशिया के बाजारों में, जापान के आप बाजार देखें वो काफी अच्छे से थे। तो अगर सिर्फ एक ऑयल में रिएक्शन रहा, सोने में थोड़ा बहुत रिएक्शन रहा और 300 अंकों का चलिए मैं ऑयल की बात बोलूं, 74 और 75 ब्रेंट का क्रूड हमने 85 तक ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरा कैलकुलेशंस नहीं है, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं हूँ ना, ये तो आरबीआई गवर्नर की कैलकुलेशंस है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तभी और बढ़ेगा जब 85 का ब्रेंट क्रूड हमारे पर आएगा, तब उसका स्पाइरल इंपैक्ट आता है, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। नहीं डिम्पी, ऐसे में मौके तो देखिए काफी शानदार मिले हैं और कई सारे स्पेसेस हैं जो कि हम लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स को। आइए कुछ एक और काउंटर्स पे क्विकली राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। प्रशांत जी, एक और स्टॉक कोल इंडिया, एक बार आपसे इस पे राय चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एनर्जी ट्रांजिशन एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। एक साइड ओएमसीज पिटते हुए नजर आ रहे हैं, जो गैस स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। कोल इंडिया प्रोडक्शन के नंबर्स भी आए हैं, सेल्स डेटा भी आए हैं। एक बार आपसे राय चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट लाइन से ही इसने एक बाउंस दिया है। पर प्रशांत जी, क्या यहाँ पे भरोसा करना है? वॉल्यूम का सपोर्ट है इधर। तो यहाँ पे सृष्टि दो चीजें, एक तो 490 का सपोर्ट बहुत अहम है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस अगर वो रखे तो रेजिस्टेंस जो है वो 515-518 पे, तो इसके बाद जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ट्रेड करने का तरीका बेहतर ये होगा कि मोमेंटम के लिए आप 515 के ऊपर क्लोज होने के बाद लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस रखेंगे 510 के नीचे और टारगेट करीबन 525, 530, या फिर अगर ये कूल डाउन हो जाए और आपको 500 के जितने नजदीक मिले वहां बाय कीजिए और स्टॉप लॉस 490 का रखिए। तो इन दो तरीकों से ट्रेड करना चाहिए। करंट प्राइस पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लगा। ऑलराइट, तो कोल इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 490 का एक अहम सपोर्ट है जिस पे आप ध्यान रखें, और 515 के टारगेट्स जो हैं फिलहाल इस पे आते हुए दिखेंगे। पर एक स्टॉक जिस पे डिम्पी भी चर्चा कर रहे थे वो था ग्रैन्यूल्स इंडिया। एक बार उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 4.5% की तेजी अब आते हुए दिख रही है। आप इसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो एकाएक इसमें स्पाइक आया है और 605 के लेवल्स जो है ये फिलहाल दिखा रहा है। ना ही सिर्फ ग्रैन्यूल्स इंडिया, पूरे फार्मा स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी उसको हाईलाइट किया है। डिम्पी, आप ग्लेनमार्क ले लीजिए, बायोकॉन ले लीजिए, ये सभी काउंटर्स, सन फार्मा में भी एक अच्छा रिएक्शन रहा। एक स्टॉक राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे वो है बायोकॉन का, क्योंकि सुबह ही उनकी एक खबर भी आई है कि उन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होता है, पर जी हाँ, डेट एक रीस्ट्रक्चरिंग से ये हम ज़रूर समझ सकते हैं कि पहले जो डेट था वो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे था, क्योंकि कई समय से इनके बैलेंस शीट पे डेट है। अब जो है वो उसको ठीक तरीके से थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस स्टॉक प्राइस के लिहाज से राजेश जी क्या लगता है, क्या यहाँ से और रिकवरी या तेजी की उम्मीद करें? तो शशि जी देखिए, सेक्टर टेलविंड तो सपोर्टिव है फार्मा स्पेस के लिए, और बायोकॉन का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है काफी समय से। ग्रेजुअली स्टॉक में एक अप मूव हमने देखा है। जो भी माइनर डिप्स मिले लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट तो स्टॉक में बना हुआ है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को फर्दर अप मूव को कैरी करने के लिए। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट पोजिशनली 385, 390 की तरफ। तो यहाँ पे हम सलाह देंगे कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो यहाँ पे अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है बायोकॉन में। डाउन साइड के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 362 के आसपास, और हमें लगता है कि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। यहाँ पे 390 के टारगेट्स और 362 का जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल समझ आ रहा है। बायोकॉन पे एक बार आप नज़र रखिए। एक ऑटो स्टॉक टाटा मोटर्स पर भी एक बार राय जानना चाहूँगी। अजीत, आप इसमें हेल्प करिए। वो इसलिए क्योंकि 950 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 6 से 7 बारी इन्हीं लेवल से स्टॉक प्राइस में एक बाउंस देखने को मिला। देखिए हम बता भी रहे थे हमारे दर्शकों को 1-2 दिन पहले कि आप
जितनी भी ग्लोबल OEMs ले लीजिए, चाहे वो पोर्शा हो, वोक्सवैगन हो, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनीज जो है अपनी गाइडेंस जो है वो घटा रही हैं, उनको जो उनकी सेल्स गाइडेंस है वो कम कर रही हैं। ऐसे में टाटा मोटर्स जो कि JLR डिपेंडेंट है, वहाँ से भी कुछ चिंताएं हैं। अब कुछ एक रिपोर्ट से भी बोल रही हैं कि जो इनका एनुअल प्लांट शटडाउन होता है वो अब कंपनी पहले कर देगी क्योंकि इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2% का कट तो है, पर अजीत 950 कितना होल्ड कर सकता है ये स्टॉक, और क्या ऐसी कोई आशंका भी लगा रहे हैं आप कि क्या पता इसके नीचे भी चला जाए ये स्टॉक? बिल्कुल सृष्टि, देखिए दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो ऑफकोर्स अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो बिल्कुल डाइवर्ज मूव है। अगर आप देखेंगे चाहे M&M, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटो को, ज्यादातर सारे स्टॉक्स आपके पॉजिटिव ट्रेंड पे थे। यहाँ पे आपने एक प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड पहले स्टार्ट कर दिया था इन कंपैरिजन टू द अदर ऑटो काउंटर्स। यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आज के सेशन में जैसे आपने बताया कि 950 200 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखाता है स्टॉक का, आज वो टेस्ट किया है इसने एक गैप डाउन के बाद। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे तो M&M आपको डे हाई पे नजर आएगा। तो बिल्कुल डाइवर्ज मूव दिख रहे हैं विद इन दी ऑटो स्पेस ऑल्सो। तो यहाँ मुझे लगता है कि यस, एक पॉसिबिलिटी जरूर है, बिकॉज 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने लास्ट टेस्ट किया था मार्च 2023 में। तो इतने लंबे टाइम बाद आप टेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्पेक्ट जरूर करते हैं एक बार। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 940 के नीचे अगर आप क्लोज कर जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता हुआ शायद आपको नजर आएगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 940 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। उसके बियॉन्ड वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर 900, 880 वो लेवल्स भी आपको पॉसिबली शायद दिख जाएंगे। रिकवरी के केस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अपसाइड पे आपको चैलेंजेस देखेंगे 975 से लेकर 1000 तक जोन में। तो यहाँ बाय नहीं करना है, जिनके पास है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, एक बाउंस की कोशिश करें वहां पे एग्जिट करने की। और फ्रेश अगर बाय करना है तो M&M इज अ बेटर कैंडिडेट। टाटा मोटर्स पे आप देखिए फिलहाल यहाँ पे खरीदारी ना करें। 940 एक अहम लेवल है, उसको देखते हैं किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। पर जी हाँ, आज मार्केट ने शानदार मौके तो ज़रूर दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए हम 1-2 दिन से बता भी रहे थे कि 3 अक्टूबर एक इंटरेस्टिंग डेट होगी M&M के लिए। 3% ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट रिकवर किया है इंट्राडे, और वो इसलिए क्योंकि आज जो है थार रॉक्स की बुकिंग ओपनिंग हो रही है। हालांकि कई सारी ऐसी बुकिंग्स होती हैं, पर M&M आप एक ट्रेंड फॉलो करेंगे ना तो पिछले बार इन्होंने स्कॉर्पियो, उसके बाद XUV 3XO, उनकी जब बुकिंग नंबर्स बताए थे तो 7-8% के इंट्राडे मूव्स देखने को मिले थे। थार रॉक्स के हमने हमारे विजय नाकरा जी से भी बात की थी, उनका भी कहना था कि किस तरीके से जो एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुकिंग की उनकी इंडिकेशन भी थे। और डिम्पी देखिए M&M डे हाई पे इनके पोर्टफोलियो में थार का ये हिस्सा, जैसे स्कॉर्पियो भी और गाड़ियां भी हैं इनके पास। नहीं डिम्पी 7 से 8% सेल्स देता होगा, बट इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए M&M जो एक गाड़ी लाता है ना, उसके बाद वो 1 से 2 साल के लिए उस गाड़ी पे बेट करता है। तो थार रॉक्स मैं भी एक डीलर के पास गई भी थी चैनल चेक करने, तो वो डीलर का ही कहना था कि आप देखिए ये जो गाड़ी आई है और भीड़ बहुत थी, तो ये जो गाड़ी आई है इस पे शायद 2 से 3 साल आप बेट कर सकते हैं। 2 से 3 साल है। 7% के आसपास का मार्केट शेयर आप भी बता रहे हैं इसके अंदर, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में ये हो रहा है ऐसा, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शंस का चैंपियन नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भी करूंगा, सॉरी भी करूंगा, समय निकाला। सॉरी इसलिए क्योंकि आप बहुत देर से लाइन पे थे, मेरे को पता लगा आप 2-3 मिनट से फोन लाइन पे हैं, और इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहूँगा। नीलेश भाई जरा बताइए ऑप्शंस का ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है, और आईटी स्पेस में से इन्फोसिस एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसके अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है हमें, और हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। तो 1900 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 51-53 के रेंज में चल रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 39 का, अपसाइड में 65 से 85 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो यहाँ पे 400 का लॉट है, तो 5600 का रिस्क है, एंड रिवॉर्ड अप टू 12,800 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो अक्टूबर सीरीज के लिहाज से हमें इन्फोसिस यहाँ से 1950-1980 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है, और अक्टूबर सीरीज में नंबर्स भी आने वाले हैं, तो इस स्टॉक पर नजर रख के चलनी चाहिए। एक मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं।
ठीक है, इन्फोसिस पर बुलिश है नीलेश जी, और 1900 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 51 से 53 रुपए के बीच में मिलेगी। लक्ष्य 65 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 80 रुपए, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 39 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 12,800 और अधिकतम नुकसान 5,600, यानी कि आधे से भी कम। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसमें ठीक ठाक है। 1900 रुपए के ऊपर इन्फोसिस जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी लोअर लेवल्स में आ रही है। बढ़िया है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन दर्शकों के लिए ये रिस्क डिस्क्लोजर स्क्रीन पर कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है अगर वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो ये आप ध्यान रखे ही ट्रेड कीजिए। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश की तीसरी सालगिरह पर हम सभी दर्शकों को एक शानदार मौका दे रहे हैं। कल हमारी तीसरी सालगिरह है और एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप केवी कामत, संदीप टंडन, राजेश शर्मा, अमित अग्रवाल, ये तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स के नाम, इंडस्ट्री के वेटरन्स के नाम जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनसे मिलने का कल मौका आप पा सकते हैं। तो आज का सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। इनमें से कौन सा भारत का सेंट्रल बैंक है? जी हाँ, केंद्रीय बैंक, जैसे कि यूएस फेड होता है। ए एसबीआई, ऑप्शन बी है आरबीआई और ऑप्शन सी है यूबीआई। तो ये 3 विकल्प आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। बेहद आसान सा सवाल है, आप इसके जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए जो तरीका अपनाना है, आपको फोन उठाइए और अपना सवाल नंबर लिखिए। आज का सवाल नंबर है ये 3 हो गया, तो सवाल नंबर लिखिए 3। इसके बाद स्पेस देकर अपना नाम लिखिए और जो भी जवाब आपको सही लगता है, ए, बी या फिर सी, जो भी सही लगता है आपको लिखिए और इसे व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे नंबर 9167329108 9167329108 पर। और शाम 3:30 बजे हम जो भी भाग्यशाली विजेता हैं उनके नाम हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, टॉप 10 विजेताओं की, और इन सभी विजेताओं को हमारी टीम की ओर से इनवाइट भी भेजा जाएगा। कल हमारा इवेंट होने वाला है बीएससी बिल्डिंग में, बीएससी डोम में। शाम के 3 से लेकर 5, साढ़े 5 बजे तक ये इवेंट चलेगा। उसमें शामिल होने के लिए आपको इसमें निमंत्रण हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो फोन उठाइए और इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। बाजार के दिग्गज रिलायंस, आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। राजेश जी, लगातार 3 सत्र में ये शेयर नीचे आया है, 2900 रुपए के नीचे का भाव है। हालांकि इस प्राइस से हमने पिछले 1.5-2 महीने में कई बार देखा है कि स्टॉक ने रिबाउंड दिखाया है। तो क्या आपको कन्विक्शन है कि इसके नीचे नहीं जाएगा और ये बाय ऑन डिप, अगर किसी को खरीदना है तो ये मौका ठीक है, लेवल ठीक है ये? तो थोड़ा नजरिया अगर आपका लंबी अवधि का है तो बिल्कुल ये लेवल एक अट्रैक्टिव लेवल है। स्टॉक एक अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन हमने देखा है, 3200 से ये स्टॉक करेक्ट होके अब 2880-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक सब्सटेंशियल करेक्शन जो कि एक निवेशक को चाहिए होता है किसी भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो हमें लगता है कि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर तो बुलिश है। ये एक नियर टर्म फॉल जो देखने को मिला है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल, आई थिंक ये सेटल होते हुए रिलायंस में यहाँ पे मौके बनते हैं बाय करने के। निवेश के नजरिए से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 2840 स्टॉप लॉस होंगे और पुल बैक में जैसे ही स्टॉक वापस 2950 के लेवल को क्रॉस करेगा, यहाँ ग्रेजुअली शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिखेंगे एंड देन स्टॉक वापस 3000 के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड देन हो सकता है कि आगे आने वाले महीनों में हमें वापस न्यू ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी भी देखने को मिले स्टॉक में। तो निवेश के नजरिए से बिल्कुल एक अच्छी जगह है रिलायंस पे यहाँ पे बाय करने के लिए। 2840 के स्टॉप लॉस और 3000 के टारगेट के लिए आपको इसमें रिलायंस के शेयर में खरीदारी करनी है। इस बीच आप देखिए आपकी स्क्रीन पर स्टील सेक्रेटरी यानी कि स्टील सचिव के कुछ बयान आ रहे हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। स्टील इंपोर्ट में 34% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल से अगस्त में और स्टील कीमतों में आगे सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि RINL, जिसका हमने देखा था कि सेल के द्वारा अधिग्रहण कराया गया था, वो उनका कहना है कि वो सरकार चाहती है कि RINL का प्लांट चलता रहे, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये कुछ फ्लैशेस हैं, इस पर आप नजर रखिएगा। अच्छा, सेल पर एक जरा व्यू भी चाहिए आपसे अजीत। सेल कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? हालांकि देखिए अगर अब बाकी मेटल काउंटर से अगर हम तुलना करेंगे ना, तो पिछली जो तेजी आई है उसमें थोड़ा कम चला है ये। सेल आपको क्या कन्विक्शन दे रहा है कि 140 रुपए का भाव ठीक है इसका, यहां से भी तेजी कर सकते हैं?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए अंडर परफॉर्मेंस की बात बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे VEDL हिंडाल्को JSW स्टील से, तो डेफिनेटली वो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे हैं, अभी भी मोमेंटम बरकरार है। यहाँ पे एक रिकवरी का टोन है। मेरे हिसाब से 145 एक हर्डल है इसको, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी शायद आपको एक मोमेंटम या फिर कहते हैं ना कैचअप मूव काइंड ऑफ पोजिशनिंग शायद देखने को मिले। तो ग्रेजुअल मूविंग रहेगा मेरे हिसाब से, अभी कुछ खास एक्स्ट्रा मोमेंटम की उम्मीद नहीं है मुझे। 145 ब्रेक होने के बाद अगर आप मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहते हैं तब आपको करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर 136 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड रखिए। बट जैसा कि हमने बताया कि नेशनल एल्युमिनियम, आपके JSW स्टील, जिंदल स्टील, VEDL, ये ज्यादा बेटर कैंडिडेट है अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं। मयूरेश भी हमसे कह रहे थे, जब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी जुड़े थे तो उन्होंने भी कहा था कि जो एल्युमिनियम वाली कंपनीज हैं हिंडाल्को, नाल्को, वो बेहतर लग रही हैं और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन है उस स्पेस को लेकर। तो ये कुछ स्टॉक्स मेटल में जहां पर अभी भी आपके लिए मूव है। अगर आप सेल देख रहे हैं 136 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रहिए। नया खरीदना है तो 145 के ऊपर आप इसको लीजिएगा। राजेश जी, कैश का एक स्टॉक है ITD सीमेंटेशन, आज तगड़े मूव्स दिखा रहा है ये शेयर। हालांकि इस भाव तक हमने ये शेयर को पहले भी पहुंचते हुए देखा। देखिए अब तो 14-15% ऊपर आ गया। पिछले दिनों खबर आई थी कि अडानी समूह जो है वो इसमें प्रमोटर का स्टेक खरीद सकता है। हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन आया था ITD की तरफ से, उन्होंने एक तरह से खंडन भी किया था खबर का। ITD सीमेंटेशन क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि अब तो शायद ये 52 वीक के नई हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अब आ गया है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन का देखने को मिला है ये स्टॉक में, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 660-670 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। हालांकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर ड्यूरिंग द डे आपको छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 610-605 की तरफ, तो वापस अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक को बाय करने के लिए। डाउन साइड में आपके स्टॉप लॉस 595 के आसपास होने चाहिए, और जब तक ये लेवल बने हुए हमें लगता है 595 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करेगा, इसके टारगेट, पोटेंशियल टारगेट 660-670 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ITD सीमेंटेशन को लेकर 670 तक के टारगेट्स आपके लिए आ सकते हैं। एक जरा व्यू आपसे चाहिए अजीत, वो है संवर्धन मदरसन पर 200 रुपए के ऊपर शेयर आ गया है, टिक रहा है। क्या और यहां से ये चलेगा? किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं? हालांकि अगर हम फंडामेंटल बात करें तो इनके जो भी बड़े क्लाइंट्स हैं वहां से उतनी परिस्थितियां हाल फिलहाल मतलब बहुत अच्छी खबरें नहीं आई हैं। आप बताइए शेयर का आपको चार्ट कैसा लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी हाल फिलहाल में एक अटेम्प्ट हुआ था एक कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने का, करीब 180 से लेकर 210 तक की एक रेंज थी, तो बट वहां थोड़ा सा ये जरूर फिसला है। और आज के सेशन में जैसे कि क्लोजिंग कहाँ होती है इंपॉर्टेंट होगा, तो 207-208 के ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है डेफिनेटली अभी भी टोन आपको पॉजिटिव साइड भी नजर आएगा। बट क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है बाजार में, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीपर है। तो अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं 198 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट लेग में जब भी आप 210-212 को क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो करीब 225 तक के लेवल्स खोल सकते हैं इसमें। तो कंपैरेटिवली विद इन दी ऑटो एंसिलरी स्पेस मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है जब तक कि 198 का लेवल इंटैक्ट। 25 तक के लेवल के लिए आप संवर्धन मदरसन यानी कि शामिल को आप ट्रेड कर सकते हैं। BSE लिमिटेड आज बाजार खुलने से पहले अब इसको हम हाईलाइट कर भी रहे थे, और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद FNO का वॉल्यूम 40% तक घट जाएगा। मतलब ऐसी आशंका है, कितना घटेगा पता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं। तो उसका बेनिफिशियरी BSE भी होगा, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज 8% ऊपर BSE का शेयर आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि हमने पिछले दिनों 4200 रुपए के लेवल देखे थे, वहां तक आके फिर ये शेयर घुमा था। राजेश जी आप बताइए, BSE लिमिटेड चला बहुत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितना चलेगा इसको लेकर थोड़े से सवाल है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन क्या करना चाहिए? लोअर लेवल पर जो एंट्री है वो एक बार प्रॉफिट बांध लें, फिर से री एंट्री करनी हो, करेक्शन का इंतजार करें, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी अभी सस्टेन करेगी? तो देखिए अभिषेक जी, BSE का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो तो बुलिश ही है, और स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास ही ट्रेड कर रहा है। जिनके पास लोअर साइड की बाइंग है उनके लिए सजेशन ये होगा कि अब 4100 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और अगर ये बना रहता है 4100 के ऊपर तो हमें लगता है कि ये तेजी एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है टुवर्ड्स 4250, 4300 की तरफ भी। तो 4100 के स्टॉप
स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें, अगर वो लेवल टूटते हैं 4100 के तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की वहां पे आप एक्शन ले सकते हैं। इस पॉइंट का इस समय वापस से नुकसान है निफ्टी पर। सृष्टि, जब आप उसके बारे में बता रहे थे शानदार रिकवरी, तब हमने एक पॉइंट और भी आपके सामने ये बात रखी भी थी कि भाई आप धीरे धीरे करके या तो अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बुक करो या तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। देखो होता क्या है, जब भी कोई मार्केट के अंदर पोजीशन आती है और पोजीशंस आने के बाद वो सेटलमेंट की तरफ भी बढ़ती है, तो ये एक पॉइंट है जो कि थोड़ा नोटिस करने वाला मेरे को लग रहा था कि ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, उसमें रोक के ये बात मैंने क्लियर की थी कि भाई अपने प्रॉफिट्स को या तो बुक करो या तो करो। और वही आपको मैं 25,800 वाली कॉल के रेट में फिर से दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए दिखाइए, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा ये इसको ना गौर से देखिए। उसका रेट वापस से 6 रुपये हो गया। ये 4 रुपये की 32 रुपये, 32 का 33-34 भी हो गई थी और बाद में वापस उसके रेट अभी सिर्फ 6 रुपये हो चुके हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि टाइमली आपको आना है, टाइमली आपको जाना है। और अगर आपके पास इंट्राडे का प्रॉफिट आ गया था तो आपको इंट्राडे के प्रॉफिट्स को बुक करके सिस्टम में से निकल जाना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय आपने हमारे लिए निकाला। और सभी मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।